नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई लोग? ट्रिपल फुल फॉर्म को भी तो नहीं पता चला। कौन सी क्लास है आज? एक आए देखो कौन सी क्लास है आज, बताओ इनको कौन सी क्लास है। क्या ट्रिपल फुल फॉर्म बताओ। सुबह सुबह ही मतलब शुरू हो जाते हो क्या? दिन तो जान दो। नहीं, अरे सूरज निकल जाने दो थोड़ा सही से, बढ़िया लगेगी अब निकल जाएगा परमानेंट। कि नहीं, वेट नहीं होता। चलो स्टार्ट करें। आज केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे पूरा, आयनिक शुरू करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टर्न्स। ठीक है, क्लियर? एवी क्लियर गाइज? एवी क्लियर? ओके, बवाल। ओके, चलो फटाफट अंगूठा दिखाइए, शुरू करें फटाफट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब मैं चैट बंद कर रहा हूं, फटाफट सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो जल्दी, जितने लोग आ चुके हैं। यस, खट 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 खट। ओके, चलो चैट बंद, काम चालू। पिछली क्लास जल्दी से टाइप करो, कहां तक पहुंच गए थे? जल्दी से टाइप करो कहां तक पहुंच गए थे, फटाफट सब लोग। पिछली क्लास में कहां तक पहुंच गए थे? सॉल्बिलिटी किसकी? तुम्हारी? गैस की। ओके, चलो यहां तो हो गया था। तो आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आपको याद हो गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा रेफरल कोड है और ये मेरा नाम है, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, ये रेफरल कोड सजेस्ट कर दीजिएगा। बाकी सब ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। हम लोग देखो ये सब कर चुके थे, ये सब सवाल हो गए थे, सब डन है, डन है। 6 7 ये सब डन है। तो अब ये बचा ये अल्फा वाले सवाल, ठीक है। और इसके बाद 7 के बाद जो है चल रहा था फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर एक सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड वाला केस हो चुका था। अब उसके बाद एक दो केस इसमें और होते हैं, वो कर लीजिए और कहानी खत्म है। फिर अगला केस में जो पढ़ना होता है वो है सॉल्बिलिटी ऑफ। और भैया जिन लोगों का ली चैटलियर छूटा हुआ है वो लोग कर जरूर लें। आयनिक शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टर्न पे, पहली क्लास है आयनिक की। नेक्स्ट टर्न जो भी होगा उसमें पहली क्लास है आयनिक की। शेड्यूल बन गया, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। शेड्यूल सबको दिखना शुरू हो गया भैया, बंडल हो गया। यस, अब इसमें 2 केस बनते हैं देखो। चलो ठीक है, तो उसमें एक क्लास बढ़ाई है मैंने इस हफ्ते में, मिल गई। एक क्लास बढ़ाई है मैंने, कोर्स को सही समय में खत्म करने के लिए एक क्लास बढ़ाई गई। संडे को एक क्लास बढ़ाई गई, समझ गया सब लोग? मिल गई, देख लेना। संडे को एक क्लास बढ़ाई गई, तो याद रखना संडे को भी क्लास है एक मेरी। बस 2 संडे रहेगी वो महीने में, महीने में 2 संडे। ठीक है, टेस्ट कितने बजे? हाँ, तो उससे पहले ही बहुत क्लास खत्म हो जाएगी ना। चलो ठीक है, देखो केस नंबर 1 जो यहाँ पे होता है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड हम लोग पढ़ चुके थे। सॉलिड एंड लिक्विड में 2 केस बनते हैं। पहला केस जिसमें एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब होता है कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो। अब एनर्जी रिलीज कहाँ कहाँ होती है देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइम एसिड्स,
तो इन केसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर KOH लिया आपने सॉलिड फॉर्म में और उसको मीडियम दे दिया पानी का, तो ये बन जाएगा KOH एक्वस। देखिए ध्यान से, आपने लिया क्या था सॉलिड स्टेट में, पानी में डिसॉल्व कर दिया, KOH एक्वस बन गया। तो ये सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब इस प्रकार के केसेस में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। इसकी जो फॉरवर्ड साइड होगी, देखो ध्यान से, वो एक्सोथर्मिक होगी, और इसकी जो बैकवर्ड साइड होगी वो एंडोथर्मिक होगी। ये केस नंबर 1 है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन बोला, क्योंकि फॉरवर्ड साइड से हम लोग आंसर देते हैं। आपको बता चुका मैं आपको, जब कुछ लिखा ना तो अंडरस्टूड है कि हम फॉरवर्ड साइड के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कि ये बताओ बॉक्स के अंदर कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? ऑप्शन दे देगा आपको, बढ़ती है, घटती है, सेम रहती है, कह नहीं सकते। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी का क्या हो जाएगा? शुरू करिए फटाफट। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? सब लिख दिया सामने, सामने सब लिख दिया, लेकिन लोग देखो लोकतंत्र बना के बैठे हुए, 50-50 चल रहा है मामला। बिल्कुल ऑडियंस जोरदार है, ये तो मानना पड़ेगा। प्रियांशु, ओंकार, सुकृति, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पूछा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो भैया टेम्परेचर बढ़ने पे एंडो साइड में जाएगी। एक ही कंसेप्ट होता है, दूसरा कंसेप्ट ही नहीं है टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ने पे कौन साइड में जाती है? एंडो साइड में। तो एंडो साइड पे टिक लगा लो। एंडो साइड कौन सी वाली? देखो यहाँ ढूंढो, लिख भी दिया, देखो ढूंढना नहीं है। एक्सो ये वाली है, एंडो ये वाली है, सब लिख दिया। मतलब फिर भी लोग लगे हैं कि हम तो अपना, हम तो हम ही हैं, हम कैसे बदल जाएं, हम बदल जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, है? तो बताइए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कहाँ चले गए? टेम्परेचर बढ़ने पे एंडो साइड में चले जाएंगे। एंडो साइड में जाएंगे तो एंडो साइड कौन सी वाली? बैकवर्ड साइड। बैकवर्ड पे टिक लगा, फॉरवर्ड पे क्रॉस लगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो बताइए रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड जाने का मतलब कि रिएक्शन इधर आ गई, इधर आ गई, तो ये जो आगे जाती तो डिसॉल्व होता, पीछे आ रही तो कम डिसॉल्व होगा। देखो ये सॉलिड था, ये एक्वस मीडियम में, आगे जाएंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, पीछे आगे रिएक्शन, जब पीछे आ गई तो क्या हुआ? कम डिसॉल्व होगा। सॉलिड की तरफ आ रही है रिएक्शन, तो कम डिसॉल्व होगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? फटाफट तोड़ डाली 10 सेकंड के अंदर। संडे पढ़ने के लिए दिया है भैया, दे दिया, ले लो। संडे कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो लो संडे ले लो पढ़ने के लिए। उसमें सिर्फ एक क्लास लगाई गई फिजिकल केमिस्ट्री की, बाकी लोग की क्लास नहीं लगेगी, और वो इसलिए डिसाइड किया गया इसके अलावा आपको और कोई क्लास नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने सुपर अचीवर बैच में क्लास करनी है, 6 घंटे पढ़ना है, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ना आपको। ठीक, नहीं पीजे सर की भी, पीजे सर की एजी सर सबकी नहीं लगनी चाहिए, किसी की नहीं लगेगी। अगर सबकी लग रही तो आप मेरे को भेजो कहाँ पे किसकी मेन क्लास लगी है। नहीं लगेगी किसी की। डिसाइड ये हुआ है, मैं आपको बता दूं क्या डिसाइड हुआ है। मेरी 2 संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, और बाकी ना इनऑर्गेनिक की लगेगी कोई क्लास, ऑर्गेनिक की ना कोई क्लास लगेगी, ना बायो की लगेगी कोई क्लास, और ना फिजिक्स की कोई क्लास लगेगी एक्स्ट्रा। मतलब मेन अचीवर बैच के अलावा। हाँ फिजिक्स की हो सकता है, फिजिक्स की शायद, फिजिक्स का तो सिलेबस ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाकी किसी की नहीं लगनी चाहिए। अगर लगती है तो मेरे को आप भेजिए कहाँ पे लग रही है, आप मेरे को भेजो कहाँ पे कैसे लग रही है। आप ये बताओ ना कितनी क्लास आती है एजी सर की, फिर एजी सर की बीच में नहीं होती होगी या तो फिर। हाँ बैकलॉग क्लास की बात मत करिए मेरे को, आप यहाँ बैकलॉग की क्लास की बात ही मत करिए। सुन लीजिए मैं ध्यान से क्या बोलूँ, आप या तो समझ नहीं पाते हैं, या तो सुन नहीं रहे ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए पहले ध्यान से, फिर जवाब दीजिए। बड़बड़ बड़बड़ क्यों करने लगते हो? देखो सुपर अचीवर बैच में, मैं आपको बता दूं, सुपर अचीवर बैच में जो सिलेबस चल रहा है, वो सिलेबस चल रहा है कहाँ पे? हर 6 दिन क्लास चलती है। ठीक, 7वें दिन केवल संडे को, 2 संडे को फिजिकल केमिस्ट्री क्लास रहेगी आगे से, और किसी क्लास नहीं रहेगी। यही आपको करना है, और कोई क्लास आपको नहीं करनी है इन 6 दिन के अलावा।
और ये 7वें दिन एक फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा आपको कोई क्लास नहीं करनी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई क्लास नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में। कोई बैकलॉग लगता है वो भी आपको अगर छूटा है तो जिसका छूटा है वो करेगा ना। अब 100 में से क्या मतलब 150 लोगों का बैकलॉग छूटा हुआ है, 100 में से 2 का ही तो छूटा होगा ना, तो 2 लोग करेंगे, जिनकी क्लास छूटी वो तो करेंगे ना, उनका तो बैकलॉग ही है। आपने क्लास ही नहीं की तो आपको तो करना ही पड़ेगा, आप सो रहे थे उस समय। लेकिन अगर मेन कोर्स की बात करें तो मेन कोर्स नहीं करना, तो 100 में से मतलब 90 लोग तो नहीं करेंगे ना वो क्लास, वो क्यों करेंगे? वो 10 लोगों की छुट्टी तो वो करेंगे। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से? उसके अलावा कोई मेन क्लास लगा रहा तो आप मेरे को बताइए कहाँ पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो मैं उसको मैनेज करवा दूंगा। समझ में आ गई बात? बैकलॉग के अलावा कौन सी मेन क्लास लग रही है? आप मेरे को भेजो ना, कहाँ पे क्या शेड्यूल लग रहा है मेरे को भेजो, आप मैसेज करो मेन क्लास कहाँ पे है। रेगुलर बैच में एक एक करके लिखो, ये ऐसे बड़बड़ लिखोगे तो मैं चैट बंद कर दूंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा यार, मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। एक एक करके बात करो, एक आदमी बोलेगा कोई, जिसको समझदार व्यक्ति होगा एक आदमी बात करो। पीजे सर की है, क्या क्लास है पीजे सर की? ओके कह रहा कैंसिल हो गया, रहने तो भैया, तो लोग ऐसे रीशेड्यूल क्लास रहती तो वो तो अलग कहानी ना, रीशेड्यूल क्लास का क्या मतलब होता है? मतलब तुम्हारी हफ्ते में तो इतनी क्लास लग रही है ना जितनी लग रही थी, अब रीशेड्यूल होकर के उस दिन नहीं लगी अगले दिन लग गई तो उसका मतलब थोड़ी होता है कि वो एक्स्ट्रा क्लास है। मेन क्लास रीशेड्यूल होगी तो उसमें कौन सी बुरी बात है? मेन क्लास तो पढ़ाएगा ना आदमी यार, वो ना पढ़ाए तो करने क्या है फिर यहाँ पे? मौज लेने आए यहाँ पे? मेन क्लास तुम्हें पढ़नी नहीं है, मेन क्लास तो वहां से हट भी तो गई ना एक जगह से, वो भी तुम्हें नहीं पढ़नी है। तो क्या यहाँ मतलब खाली देखने आए हो सबको कि सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं? इतनी सेल्फ स्टडी कितनी सेल्फ स्टडी करोगे? मेन क्लास करने की फुर्सत नहीं तुम्हें, इतनी सेल्फ स्टडी करोगे तो मतलब सेल्फ ही कर लेते ना फिर, कोचिंग क्यों ज्वाइन करी है फिर? सेल्फ ही कर लेते, इतनी सेल्फ स्टडी करनी है तो भैया इतनी नहीं करनी होती सेल्फ स्टडी, थोड़ा पढ़ भी लो ना, पहले सीख तो लो। सब सेल्फ ही लगाओगे, गियर यहाँ लगे हुए ना तो यही लगाओगे, सेल्फ इतना मत करो। ठीक है, चलिए, और जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, समय पे शेड्यूल खत्म हुआ। और किसी क्लास तो मेरे को बता देना आप, रेगुलर क्लास नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग है तो बैकलॉग आपको करनी है कि जिनकी छुट्टी उनको करनी होती है केवल, सबको नहीं करनी होती। और बैकलॉग भी अब लॉन्च नहीं होगा कोई, अब हो गया बैकलॉग जितना होगा, अब कोई बैकलॉग नहीं लॉन्च होगा, सबका हो गया बैकलॉग। चलिए चैट बंद कर दो, काम चालू करो, नहीं तो आपको क्लास ही नहीं पढ़ाने दो भैया। तो चार तो इससे कुछ भी लिखते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने जो है सॉल्बिलिटी देखो क्या हो जाएगी, इस बार आप कहीं घट जाएगी। अब अगर घट जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, इनसे 1 घंटे डिस्कस करो क्लास के बारे में, तो 1 घंटे कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे कि हाँ ऐसा था, वो कहेंगे वैसा था, बातें करवा लो। अब सुनो ध्यान से अगला पॉइंट। अगर आपसे कहता है ये ठीक है टेम्परेचर बढ़ने में सॉल्बिलिटी घटती है, तो बताइए यहाँ पे पूछा जाएगा कि सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें। सॉल्बिलिटी को इस केस में बढ़ाने के लिए क्या करें, कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा एक आध दिन एक्स्ट्रा लगानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसका सिलेबस ज्यादा होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और कह नहीं सकते ले लो। और वो भी हफ्ते में सिर्फ, महीने में सिर्फ 2 बार होगी वो, 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते के संडे में 2 संडे आपके फ्री रहेंगे। इसमें पूछा जाएगा सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को कहां ले जाना चाहिए। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल और हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। पोल शुरू करेंगे या कह नहीं सकते? और जिसको कोई डाउट है इस प्रकार का क्लास को लेकर मेरे को कॉल कर देना क्लास के जस्ट बाद, मैं कॉल पर डिस्कस कर लूंगा क्या है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता चैट में। एक आदमी करना, कोई समझदार व्यक्ति मैसेज करके कि जिसको समस्या लग रही है, क्या समझ में नहीं आ रही बात, जिसकी कुछ ज्यादा ही क्लास अलग से लग रही है, इसकी घर आके लोग पढ़ा रहे हैं, मेरे को मैसेज कर देना। प्रियांशु, ओंकार, अनीश। तो बताइए यहाँ पे सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल होगा? तो आप कहेंगे सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी घटती है, तो बढ़ाने पे घटती है, तो बढ़ाना है तो घटा देंगे।
समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बढ़ाने पे घटती है तो बढ़ाना है तो घटा देंगे। क्या बढ़ाने पे क्या घटती है और क्या बढ़ाना और क्या घटा देंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर घटा देंगे। क्लियर? हमने सब लोग फटाफट अंगूठा दिखाई कि बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गई स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 2 पे आइए। फटाफट एक बार समझ में आ गई तो बात फटाफट अंगूठा दिखाई, आगे बढ़े। ठीक है, नहीं क्लास में ये सब नहीं देखूंगा मैं, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं शेड्यूल क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास का मतलब क्लास, यहाँ एकदम स्मूथ क्लास चलेगी। शेड्यूल की बात करनी तो क्लास के बाद करिए, आप जो भी करना है क्लास के बाद मेरे को मैसेज वगैरह करिए, वहां पे देखेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 सुनिए। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो गया, अगला है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। अब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब होता है, इसमें कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें सॉलिड को जब आप डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे एनर्जी लगती है। अब ऐसे केसेस कहाँ होंगे? जैसे ग्लूकोज, जैसे पिछले मैंने एग्जांपल आपको क्या दिए थे, लाइम और एसिड्स, है ना? लाइम एसिड्स के केस में ऐसा होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्लूकोज, है ना? और यूरिया, इस टाइप के केसेस। इसमें एक फेमस केस आता है जिसको बोलते हैं NaNO3 वाला। NaNO3 सॉलिड जब आप लेते हैं, इसको एक्वस मीडियम दें, और जिसको एक्वस मीडियम देंगे तो पानी की प्रेजेंस में ये NaNO3 एक्वस बन जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो इसमें देखा जाता है इन सब केसेस में, इन दोनों में या फिर NaNO3 में, यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ती है। ये सेकंड केस है, केस नंबर 2। अब इसमें एनर्जी जब यहाँ पे लगानी पड़ती है क्योंकि आसानी से डिसॉल्व नहीं होते, तो ये फॉरवर्ड साइड जो होगी वो हो जाएगी कौन सी? एंडो। बैकवर्ड हो जाएगी एक्सो। पिछली बार उल्टा हुआ था, देखो फॉरवर्ड हो गई थी एक्सो, बैकवर्ड एंडो थी, इस बार उल्टा हो गया। ठीक है, उससे कहेगा कि करो इसमें सवाल लगाओ। तो पहला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो मान लो आपसे कहता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाती है, तो आप क्या बोलोगे? एंडो साइड में। तो एंडो पे टिक लगाएंगे, एक्सो पे क्रॉस लगाएंगे, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन कहाँ चलेगी? एंडो साइड में। एंडो साइड कौन सी साइड है बताओ? फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड चली जाएगी। फॉरवर्ड चली जाएगी तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? 4 ऑप्शन देके आपसे पूछता है कि सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, तो क्या बताएंगे? सॉल्युबिलिटी इस बार बढ़ेगी। देखो, फॉरवर्ड चलेगी तो सॉल्युबिलिटी इसकी पानी के अंदर बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी को इस केस में बढ़ाना चाहता हूं तो कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल होगा? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? पोल कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। अब ये सबका सही होना चाहिए लेकिन होगा नहीं ये सबका सही होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। क्वेश्चन टैब में लिख रहे हैं, क्या शेड्यूल बता दूं क्या तुम्हें? ये सही कर लो ना पहले, शेड्यूल तो बाद देख लें। फुल सिलेबस कंप्लीट होगा इस बैच में? हाँ फुल होगा। फुल कैसे होगा? आधा कुछ तो हो चुका है ना, तो फुल होगा, लेकिन फुल में से कुछ हो चुका है वो थोड़ी होगा दोबारा। प्रियांशु, ओंकार, अक्षता। ठीक है, तो आपसे कहता है कि बताओ सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखो, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती, तो बढ़ाने पे बढ़ती है, तो बढ़ाना ही तो है, तो बढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात? बढ़ाने पे बढ़ती है तो बढ़ाना ही तो है, तो बढ़ा देंगे। तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल होगा बताओ? हाई टेम्परेचर। बात क्लियर? क्या दोनों केस एकदम क्लियर हो गए? फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, ये पूछा जाता है बार बार, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। यहाँ पे क्या टिक करके आएंगे? हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। पिछले वाले में लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। कर लेंगे दोनों कुछ,
दोनों केस क्लियर? ये हो गया कौन सा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके पहले गैस एंड लिक्विड आप पढ़ चुके हैं, वो खत्म ही हो चुका है। स्लाइड नंबर 3 पे चलिए। स्लाइड नंबर 3 पे चलिए। स्लाइड नंबर 3 में एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं एलोट्रोपिक कन्वर्जन। अगला केस एलोट्रोपिक कन्वर्जन। एलोट्रोपिक कन्वर्जन में आपसे पूछेगा, मान लो मैंने ग्रेफाइट ले लिया और इधर डायमंड, आपसे कहता है बताओ कि अगर मैं इसमें प्रेशर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझो। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करेंगे। प्रेशर बढ़ने पे फिजिकल चेंज है, एलोट्रोपिक कन्वर्जन, दोनों सॉलिड है, फिजिकल चेंज है। कार्बन के एलोट्रॉप हैं दोनों, ग्रेफाइट और डायमंड। एलोट्रॉप क्या होते हैं, जो नेचर में फ्री फॉर्म में अपने आप नेचुरली मिलते हैं। तो प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है। किसमें, फिजिकल चेंज में। तो इसमें उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम किस तरफ कम है आप ढूंढ लो। कैसे, अब देखो यहाँ पे जो डायमंड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। डायमंड हार्ड होगा तो इसकी डेंसिटी आप देखेंगे ज्यादा होगी, हार्ड है, और इसकी डेंसिटी कम होगी। अगर इसकी डेंसिटी कम है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और इसकी डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मास सेम है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लगाएंगे। मास जब सेम होगा तभी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। भाई मास अगर दोनों तरफ सेम होगा तभी तो आप बोलेंगे ना वी ज्यादा है तो डी कम है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब हो जाएंगे, जब मास सेम हो। क्या मास दोनों तरफ सेम है? यस। क्यों, इधर भी 1 मोल कार्बन, इधर भी 1 मोल कार्बन है। कितने कितने ग्राम कार्बन हुआ दोनों तरफ, 12-12 ग्राम कार्बन। तो अगर दोनों तरफ 12-12 ग्राम कार्बन है तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, डेंसिटी ज्यादा वॉल्यूम कम। अब मेरे को बताओ प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, जिस तरफ वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम किस तरफ कम है, इस तरफ कम है, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, डायमंड की तरफ। तो प्रेशर आप जब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, डायमंड की तरफ। यानी कि रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड साइड। और डायमंड का फॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक, तो ये मतलब एक तरीका हो गया जिससे आप डायमंड का फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो डायमंड को सपोर्ट, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ग्रेफाइट निकाल के उसके ऊपर कूद रहे हैं, कहने प्रेशर बढ़ाऊंगा सुबह तक डायमंड बना के बेच दूंगा। तो इतना आसान कन्वर्जन नहीं होता, इसमें और भी कंडीशन चाहिए होती है, और प्रेशर बहुत हाई लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा तब बहुत थोड़ा सा कन्वर्जन होगा। तो इतना आसान कन्वर्जन नहीं होता, ये पहले मैंने आपको बताया। तो प्रेशर बहुत हाई लेवल पे आप जब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन थोड़ी सी फॉरवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन थोड़ी सी फॉरवर्ड जाएगी, बहुत नेग्लिजिबल, तो फिर डायमंड का थोड़ा सा फॉर्मेशन होगा। लेकिन फेवरेबल कौन सी कंडीशन होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड के फॉर्मेशन के लिए, तो बोलेंगे हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पे डायमंड की तरफ रिएक्शन जाएगी, खत्म मामला। और इस प्रकार से फिजिकल चेंज समाप्त होता है। फिजिकल चेंज में मैंने आपको ये सब केस करा दी, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पीछे सब केस हुए कि पहले भी हो गए थे, सब मामला खत्म है कहानी। और बाकी केस से पहले, ये सब तो पहले ही सवाल हो गए, ये सब सवाल तो पहले हो चुके हैं। तो ली चैटलियर समाप्त होता है। ली चैटलियर में कितने लोग कॉन्फिडेंस आ गया, कर लेंगे सवाल आएगा तो। हर प्रकार की चीज आपको करा दी गई फटाफट। अब चलते हैं आखिरी कंसेप्ट की तरफ। आखिरी कंसेप्ट है अल्फा वीडी। अल्फा वीडी, अल्फा वीडी आपने सुना होगा, वेपर डेंसिटी और अल्फा के बीच में रिलेशन। ठीक है, अल्फा बीटी के बीच में रिलेशन, उस पर सवाल आते हैं, वो समझिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड 4 नंबर पे आ जाओ। रिलेशन बिटवीन अब इस पे सवाल आते हैं, इसके कंसेप्ट को समझिए थोड़ा। अल्फा और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, अल्फा के बारे में और वीडी के बारे में। पता है, अल्फा तो आपने पढ़ लिया काफी कुछ, अल्फा के बारे में आप सब जानते हैं। पहले मैंने बहुत सारे केसेस करवा रखे हैं, 1 में से अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, और बहुत खुल के बताया था मैंने शुरू में क्लास, अगर आपने करते हो तो। और वीडी क्या होता है वो आपको मैं शायद बता चुका हूँ मोल कंसेप्ट में। वीडी क्या होता है बता चुका हूँ क्या मैं, वीडी वीडी बताओ, टाइप करो फटाफट, वीडी क्या होता है बता चुका हूँ तो जल्दी से टाइप करो, वीडी क्या होता है शॉर्टकट में। अरे वेपर डेंसिटी तो होता ही है, होता क्या वीडी, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी होता है। हाँ, ऊपर डेंसिटी ऑफ मोल कंसेप्ट बताया था। ऊपर बताओ फटाफट, ऊपर क्या लगाते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस एक्स, और नीचे क्या लगाते हैं, किसके रिलेटिव देखते हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे देखते हैं, ये सब बातें याद है।
फटाफट मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, जल्दी से सुन लीजिए। अगर आपको किसी ने भूल गया हो तो सुन लीजिए फटाफट। वेपर डेंसिटी ऑफ, मेरे ख्याल से बता चुका हूँ, तो मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, सुनिए। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस x इज इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर लेना जरूरी है। ये बातें मैंने आपको बताई होंगी, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूले की वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू आती है पीएम बाई आर टी, तो ऊपर भी क्या लगाएंगे, पीएम बाई आर टी, नीचे भी क्या लगाएंगे, पीएम बाई आर टी। अगर दोनों को सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि मेरे को रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो बताओ पी से पी कट जाएगा क्योंकि सेम है, और टी से टी कट जाएगा क्योंकि सेम है, आर से आर बचपन से सेम है, कैंसर। तो बताओ यहाँ M1 बचेगा और यहाँ पे M2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा M1 अपॉन M2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2, तो यहाँ पे लग जाएगा M1 अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया वेपर डेंसिटी ऑफ गैस x इज इक्वल टू M1 बाई 2। M1 किसका मोलर मास है, x का, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया वेपर डेंसिटी ऑफ x इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस x अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप दो जगह लगा सकते हैं, एक तो गैस पे लगा सकते हैं और एक वोलेटाइल सब्सटेंसेस पे लगा सकते हैं, मतलब जो लोग वेपर बनाते हैं। कितने लोग ये सब बातें दिमाग में सेट है, चलने आगे फटाफट बढ़ लें। क्लियर है। सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर लेना क्यों जरूरी है बताओ, क्योंकि अगर आप सेम कंडीशन देंगे नहीं, तो डेंसिटी कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। ये सब हो चुका है क्लास में भैया, ये सब हो चुका है। एक कह रहे थोड़ा स्लो बताओ, अरे ये सब हो चुका है, रिवाइज करा रहे हैं। छत से उतरो, कब तक चढ़े रहोगे। कहने मैंने मोल कंसेप्ट नहीं किया, मोल कंसेप्ट की बैकलॉग क्लास भी ले चुका हूं, वो भी नहीं करी होगी। वक्त इतनी बिजी जिंदगी है, कभी समय ही नहीं निकल पाता, बैकलॉग के लिए टाइम नहीं है, मेन क्लास में करता नहीं हूं। बहुत बढ़िया, सेल्फ स्टडी करते रहो। सेल्फ स्टडी कर, कुछ तो सेल्फ स्टडी करते रहते, बताएंगे कितनी, अरे कुछ पढ़ तो लो पहले। सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ोगे, कॉमिक्स पढ़ते हो क्या बैठ गए हैं? सेल्फ स्टडी करते दिन भर, सेल्फ स्टडी। चाचा चौधरी साबू कहानी पढ़ रहे हो बैठ के, क्या क्या पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी में भैया, कुछ आता हो तभी सेल्फ स्टडी करोगे। कहे चाचा चौधरी कहानियां पढ़ता हूँ, साबू ने क्या कहा था उससे, सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी, जस्ट सीधे कॉलेज जाऊंगा सेल्फ स्टडी करके। अरे कुछ कर लो भैया, पढ़ाने आए पहले कोई, आपको कुछ आता होगा तभी सेल्फ स्टडी फायदा होता है, नहीं तो सेल्फ स्टडी तो बहुत लोग करते रहते हैं गलियों में बैठ के। तो बताइए यहाँ पे वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है गैस किसी एक्स की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी, ठीक है। सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर दो गैसेस की आप डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो सेम कंडीशन देना जरूरी है, नहीं तो कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पीएम बाई आर टी, किसी भी गैस की। कहां से आया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप डेंसिटी जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा पीएम बाई आर टी। ये सब आपको मोल कंसेप्ट की स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपने लगा दिया पीएम बाई आर टी, सेम पी और टी था, पी और टी कट गया, आर और आर कट गया, बचा M1 अपॉन M2। M2 मोलर मास हाइड्रोजन का है तो वो 2 लगा दिया, ऊपर M1 है वो एक्स गैस का है, तो आंसर आ गया मोलर मास ऑफ गैस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स। यहाँ से फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला कई लोग रट लेते हैं डायरेक्ट। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, वो आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ से, ठीक। वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो रिलेटिव डेंसिटी है। ऊपर वाले के पास यूनिट है, यस, नीचे वाले के पास भी यूनिट है, लेकिन रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं है। तो वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, उसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से अंगूठा दिखाइए, अगली स्लाइड पे चलें। ठीक है, अब हमारा जो मकसद है यहाँ पे गाइस, ठीक है, चलिए हमारा जो मकसद है वो है अल्फा और बीडी में रिलेशन निकालना। फिर से मैं याद दिला दूं, अगली क्लास में आयनिक शुरू होगा, लेकिन जो भी लोग यहाँ आयनिक पढ़ने आए वो ध्यान रखें, आयनिक में केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा टच होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ली चैटलियर आप पूरा करके आइएगा। ली चैटलियर लास्ट के लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जो लोग नए उनके लिए बता दूं, जिन्होंने क्लास नहीं की है, किसी वजह से बिजी रहे, बहुत सेल्फ स्टडी कर रहे थे, वो लोग केमिकल इक्विलिब्रियम जो है लास्ट के जो 2-3 लेक्चर हैं उनमें ढूंढ लीजिएगा। हेडिंग पड़ी होगी ली चैटलियर, उसमें अगर आप फिजिकल चेंज नहीं कर पा रहे तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन केमिकल चेंज वाले सवाल जरूर कर लीजिएगा जो मैंने पहले पढ़ाया शुरू में। ली शेटलियर के लेक्चर जो लास्ट के मिलेंगे आपको, 2-3 लेक्चर बस, उसमें लास्ट के कुछ लेक्चर आप 2-3 लेक्चर कर लीजिए, उतना जरूर करके आइए, क्योंकि वो सब आयनिक में मैं इस्तेमाल करूंगा, तो वो फिर आप ऐसे कहेंगे मैंने केमिकल भी नहीं पढ़ा, है ना। मैंने केमिकल इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आयनिक पढ़नी थी,
इसलिए केमिकल छोड़ दी, फिर आयनिक छोड़ दी क्योंकि केमिकल नहीं आती थी, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। अब देखो अल्फा एंड बीडी, अभी में रिलेशन निकालना है, तो वेपर डेंसिटी तो समझ में आ गई, अल्फा भी समझ में आ गया, अब दोनों में कनेक्शन ढूंढना है। देखिए सवाल वहां पे कैसा आएगा, आपको रिएक्शन ले लीजिए, जैसे PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, और आपको इस रिएक्शन के लिए अल्फा और बीडी में रिलेशन निकालना है, ठीक। तो आप देखिए कैसे करेंगे वो समझिए थोड़ा। इनिशियल T इज इक्वल टू 0 पे इसके 1 मोल ले लिया, ये 0 है, ये 0 है, फिर 1 में से मान लो ये अल्फा मोल चले गए, तो ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया। कुछ समय बाद, ठीक है, अब टोटल मोल निकालो भाई, टोटल मोल यहां पे निकालो और टोटल मोल यहां पे निकालो, दो प्रकार के टोटल मोल निकालो। यहां टोटल मोल निकालोगे तो कैसे, सबको जोड़ दो, 1 प्लस 0, ये आ गया 1, यहां निकालो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, तो यहां से आया 1 प्लस अल्फा। तो बताइए आप कंटेनर में कितने मोल छोड़ के गए थे और कितने मिले लौट के आने में? आप छोड़ के गए थे टोटल कितने मोल, 1, लौट के आए तो टोटल मोल कितने मिले, 1 प्लस अल्फा। तो बताइए मोल बदल गया, तो जब मोल बदल गए तो मैंने कहा कि तुम क्यों बदले, तो वो कहेगा मैंने डिसोसिएशन हो गया इसलिए मैं बदल गया, मार्केट में अल्फा आ गया और इसमें मैं बदल गया। फिर कहेगा ठीक है तुम बदल गए, तो तुम जो पुराने वाले थे जो मैं छोड़ के गया था उसको क्या बोलूंगा मैं, थ्योरेटिकल, उसको क्या बोलूंगा, ये थ्योरेटिकल टोटल मोल है। और जो बाद में जब मैं लौट के आया तो मुझे कंटेनर में जितने मिले, जब मैंने ऑब्जर्व किया कुछ समय बाद तो मुझे मिले इतने, जिससे क्या बोलूंगा, ये ऑब्जर्व्ड मोल है। तो यहाँ दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है थियोरेटिकल और एक होता है ऑब्जर्व। थियोरेटिकल का मतलब होता है जैसा मैंने सोचा था, और ऑब्जर्व का मतलब होता है जैसे तुम निकले, बराबर। तो मैंने सोचा था तुम 1 निकलोगे और तुम तो 1 प्लस अल्फा निकले, बराबर। तो मैं कहूंगा कि तुम बदल गए हो। तो बताइए जब तुम बदल गए हो तो एक को मैं बोलूंगा थियोरेटिकल, एक को बोलूंगा ऑब्जर्व। तो अब मैं टोटल मोल की बात कर रहा हूँ, टी का मतलब, जहां मैं टी लिखूंगा वहां का मतलब, एक लगा पड़ा एजी सर की संडे को नहीं है। अरे भैया माफ कर दो, गलती हो गई, शेड्यूल पूछ के आपसे गलती कर दी, एड्रेस भेज देना, लिखित में माफी भेज दूंगा, पढ़ लो यार, है ना, लिखित में माफी भेज दूंगा आपको, है ना, सॉरी नोट लगा के साथ में। अब देखो यहाँ पे एन एन टोटल ये थियोरेटिकल है, यहाँ पे एक ऑब्जर्व्ड है ना। तो एक जहां जहां मैं टी लिखूंगा वहां पे बताना कि वो जालिम आदमी है, छोड़ता नहीं। तो यहाँ भैया जो है आप ही जैसे लोगों ने बना दिया है। तो यहाँ पे देखो थियोरेटिकल है, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है। तो थियोरेटिकल कौन से मोल है बताओ, 1, ऑब्जर्व कितने मोल है, 1 प्लस अल्फा। तो दो प्रकार के मोल मार्केट में आ गए, पहला कौन सा, जैसा मैंने सोचा था, दूसरा कैसा, जैसे तुम निकले, बराबर। अब जब दो प्रकार की कहानी शुरू हो चुकी है तो ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। कौन सी कहानी, जैसा मैंने सोचा था और जैसे तुम निकले, क्यों, क्योंकि मोल कनेक्टेड है किससे, देखो मोल दो प्रकार के मिले, तो मोल किससे कनेक्टेड है, वॉल्यूम से, वॉल्यूम किससे कनेक्टेड है, डेंसिटी से, डेंसिटी किससे कनेक्टेड है, वो वेपर डेंसिटी से। और जो मोल कनेक्टेड थे वो किससे कनेक्टेड थे, कहानी शुरू कहां से हुई थी, अल्फा से। अब देखिए कहानी कैसे कनेक्ट हो रही है, देखिए ध्यान से। सब कुछ शुरू क्यों हुआ, आपने 1 मोल छोड़ के गए थे, कंटेनर में 1 ही पड़े रहते अगर अल्फा मार्केट में नहीं आया होता। सबसे पहले मार्केट में अल्फा आया, अल्फा आया तो दो चीजें आ गई, दो प्रकार के मोल आ गए। अब जब दो प्रकार के मोल आ गए तो मोल कनेक्टेड है वॉल्यूम से, तो दो प्रकार के वॉल्यूम आएंगे। वॉल्यूम कनेक्ट होता है डेंसिटी से, तो दो प्रकार की डेंसिटी आएगी। और डेंसिटी कनेक्ट होती है वेपर डेंसिटी से, देखो डेंसिटी कनेक्ट होती है वेपर डेंसिटी से, तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी आएगी। फिर दो प्रकार की जब वेपर डेंसिटी आएगी तो उनका रिलेशन निकलेगा किससे, अल्फा के साथ, वही निकालना है। मतलब समझ में आया मुद्दा क्या है, कितने लोगों को समझ में आया, करने क्या वाले हैं, मतलब पहले समझ तो लीजिए ना करने क्या वाले, ऐसे नहीं जुट गए आए दौड़ रहे खट 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 कहने आज कुछ निकाल के गया, मैं क्या निकाल के गया, कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं होता बस आए और गए, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं है, हमें जीना जियो भाई। तो सुनिए ध्यान से, आपसे कहता है आगे समझाओ, आगे ये कहानी देखो चलेगी। यहां पे जब आप दो प्रकार के आपको मोल मिलना शुरू हो गए तो दो प्रकार के वॉल्यूम भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जहां मैं टी लिखूंगा थियोरेटिकल है, जहां ओ लिखूंगा ऑब्जर्व्ड है। अब मेरे को एक बात बताओ, पी विजिकल टू एनआरटी चल रहा है इसमें, यस चल रहा है, पी विजिकल टू एनआरटी चल रहा है। तो मेरे को बताना कि पूरे क्वेश्चन के दौरान पी कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है, आर बचपन से कांस्टेंट था, बचे दो वेरिएबल, वी प्रोपोर्शनल टू एन चल रहा है। अब एक सवाल उठता है पी और टी क्यों कांस्टेंट है, एक सवाल उठता है कि पी और टी क्यों कांस्टेंट है।
कह रहे तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि आज कौन सी चीज कांस्टेंट है? कभी कहे तो पी और एन कांस्टेंट है, कभी कहे तो पी और वी कांस्टेंट है, कभी कहे तो पी और टी कांस्टेंट है। तुम्हें कैसे कौन बताता है इसको कि आज का क्या कांस्टेंट चल रहा है? कह रहे वो डायरी में देख के आते हो क्या? वहां कैलेंडर लिखा होता है पी और टी आज कांस्टेंट रहेंगे, कृपया उन्हें कांस्टेंट माना जाए 2 तारीख को। तो पी और टी क्यों कांस्टेंट है? कितनों समझ में आया पी और टी क्यों कांस्टेंट है? बताओ, टाइप करो जरा, कुछ ढंग की चीज टाइप कर लो आज। पी और टी क्यों कांस्टेंट है बताओ जल्दी से, टाइप करो जरा। बता चुका हूं मैं आपको, पीछे बता चुका हूं मैं आपको। ध्यान दीजिए, आप कंसेप्ट किसका लगाने जा रहे हैं? वेपर डेंसिटी का। और वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट कब लगेगा बताओ? वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट कब लगेगा? जब शुरुआत से लेकर अंत तक। वेपर डेंसिटी का मतलब समझिए, आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मतलब आपको डेंसिटी कंपेयर करनी है। डेंसिटी कंपेयर तब होती है, कौन हल्का कौन भारी, ये कंपेयर तब होता है जब आप सबको शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी कंडीशन दें। अगर आप कंडीशन ही चेंज करते रहेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा सही। इसलिए कंडीशन एक जैसी दी जाती है, पीओटी फिक्स दिया जाता है। देखिए यहां भी लिखा हुआ है पीओटी फिक्स। क्यों पीओटी फिक्स? क्योंकि जब दोनों को मैं एक जैसा माहौल दूंगा तब पता चलेगा कौन सी गैस भारी है, एक्स या फिर H2। समझ पा रहे हैं? तो ये तरीका, इसलिए पीओटी फिक्स है क्योंकि आप वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए वी प्रोपोर्शनल टू एन है। ठीक है, अब बताओ दो प्रकार के, अगर एन मार्केट में आ गए, हर बात का रीजन बता रहा हूं मैं आपको, तो दो प्रकार के वी मार्केट में आ जाएंगे। एक का नाम वीटी होगा, एक का नाम वीओ होगा। एक का नाम वीटी और एक का नाम वीओ। तो वीटी कौन है बताओ? थ्योरेटिकल। और वीओ कौन है? ऑब्जर्व। अब बताओ, अगर आप वी प्रोपोर्शनल टू एन लगाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, 6 नंबर। 6 नंबर पे क्या करेंगे देखो, अगर वी प्रोपोर्शनल टू एन आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखेंगे वीटी अपॉन वीओ इज इक्वल टू एन टी अपॉन एनओ। ये बात भी समझ में आनी चाहिए। जहां जहां मैं टी लिख रहा हूं वो थ्योरेटिकल है, जहां जहां मैं ओ लिख रहा हूं वहां ऑब्जर्व है। बताना टोटल मोल, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व का रेशियो यहां से उठा लो, 1/1 प्लस अल्फा। वैल्यू पुट कर दो इस दोनों की। तो मामला यहां तक पहुंच गया। अब मामला यहां तक पहुंच गया तो अब सुनिए अगला पॉइंट। दो प्रकार के एन थे तो दो प्रकार के वी हो गए। अब जब दो प्रकार के वी होंगे तो दो प्रकार की डेंसिटी भी होगी। क्यों दो प्रकार की डेंसिटी क्यों होगी? ध्यान दीजिए, दो प्रकार की डेंसिटी इसलिए होगी क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी से कनेक्टेड है। कहना कैसे कनेक्टेड है? करंट डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है। कर तुमको कौन बताता है आकर के? कह रहे क्योंकि मास फिक्स चल रहा है। कह रहे मास फिक्स्ड होने से क्या होता है? मैं कहूंगा मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर ये चीज कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट हो जाए तो बताना ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, बराबर। अब वो पूछेगा ये कांस्टेंट हो गया, तुम्हें कैसे पता? मास कांस्टेंट है, ये कैसे पता चलता तुमको? हाँ अगर कांस्टेंट हो जाए तो ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है ये कैसे पता चला तुम्हें? तो कहेगा मास इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आपने पिस्टन को, जो ढक्कन है, उसको कभी भी खोला नहीं है इस पूरे कंटेनर के दौरान, पूरे काम के दौरान। ये ढक्कन खुला नहीं कभी। ढक्कन खुला नहीं है। वो पूछेगा ढक्कन खुला नहीं मतलब? कहेंगे ढक्कन खुला नहीं मतलब ये ऐसे नहीं खुला है। अगर ऐसे खोल देंगे तो मास लीक हो जाता। इस रिएक्शन में जब आप टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुए हैं और T1 पे गए हैं या किसी टाइम पे गए हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक कभी भी ढक्कन खोल के नहीं देखा गया। कह रहे अच्छा ढक्कन खोल के नहीं देखा गया तो फिर वॉल्यूम कैसे बदल गया? फिर कह रहे पिस्टन फिक्स है इसका मतलब, और पिस्टन फिक्स है तो फिर वॉल्यूम कैसे बदल गया? तो कहेंगे कि पिस्टन स्लाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, पिस्टन स्लाइड हो रहा है, पिस्टन खोला नहीं गया है। स्लाइड होने से क्या होगा बताओ? जब पिस्टन स्लाइड होगा तो वॉल्यूम बदल सकता है, जब मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, पिस्टन ऐसे दीवार से टच होता है, ऐसे स्लाइड हो रहा है। जब पिस्टन स्लाइड होगा तो वॉल्यूम बदल सकता है क्योंकि मोल बदले हैं, लेकिन मास नहीं बदला है क्योंकि ढक्कन खोल के आपने कभी भी नहीं देखा है। पूरे कंसेप्ट के दौरान आप ढक्कन नहीं खोलेंगे। अगर आप ढक्कन खोल देंगे तो गड़बड़ी ये हो जाएगी, यहाँ रिवर्सिबिलिटी ही नहीं बचेगी। क्योंकि देखो यहाँ गैसियस गैसियस लोग हैं, ढक्कन खोलते ही भाग जाएंगे। तो ढक्कन खोल के मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक कभी भी ढक्कन नहीं खोला है। ठीक है, तो आप कहेंगे ढक्कन फिर ये वॉल्यूम कैसे बदला है? तो कहेंगे वॉल्यूम इसलिए बदला है क्योंकि ये पिस्टन स्लाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बताना, अगर दो प्रकार की डेंसिटी तो दो प्रकार के वॉल्यूम भी हो जाएंगे। एक वीटी एक वीओ, दो प्रकार की डेंसिटी हो गई। अब दो प्रकार की अगर डेंसिटी है तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी भी होगी। दो प्रकार की वेपर डेंसिटी भी होगी, और वेपर डेंसिटी का भी वॉल्यूम के साथ उल्टा ही चलेगा। वो पूछेगा ऐसा क्यों चलेगा, वेपर डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ उल्टा क्यों है? तो हम उसको क्या बताएंगे? कहेंगे डेंसिटी, ध्यान सुनना जरा। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम के साथ उल्टा रिलेशन रखती है, ये प्रूव्ड बात है, ये तो कंसेप्ट समझा दिया मैंने यहां से। ठीक है, अब ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम उल्टा है, ये कहां से आ गया? हम लोग इसको भी रटा देते हैं, कह रहे हैं देखो डेंसिटी यहाँ लिखा था,
धीरे से डेंसिटी पहले वेपर लिख दो, वेपर डेंसिटी भी तो डेंसिटी होती है। आदमी बुरा हुआ तो क्या, आदमी तो है। ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, लॉजिकल बात करिए आप, फर्जी बातें करना शुरू कर तो बता कहेंगे वेपर डेंसिटी भी तो डेंसिटी होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी कहां से आ गया, सुनना ध्यान से। देखो डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा है। तीन बातें बोलूंगा, ध्यान सुनना, एक बार में फाइनल हो जाएगी बात। डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा है, ये प्रूव्ड बात है, यस। अच्छा, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का सीधा है, इसलिए वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम का भी उल्टा है। समझ में आ गया तो तोड़िए, नहीं तो तोड़ने का इंतजार करिए। समझ में आ गया तो आप तोड़िए, नहीं तो बाकी लोग को तोड़ता हुआ देखिए। क्या मैं देखना पसंद करूंगा। हाँ भाई, क्या बोला मैंने, डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा है, और फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा है, इसलिए वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा है। फिर क्या सीधा क्या उल्टा, क्या बातें करता है ये आदमी। मैं जंगल भाग जाऊं क्या, सुबह सुबह आदमी तनाव पैदा कर देता दिमाग में, और इसकी पहली क्लास लगी होती है, कहने पहली कॉकरोच पढ़ाया करो आते ही। तो बताइए, डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा है, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा है, इसलिए वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम का भी उल्टा होगा। अब एक एक बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा इसलिए है, उल्टा मतलब रिलेशन उल्टा है। डेंसिटी वॉल्यूम का रिलेशन उल्टा इसलिए है क्योंकि मास फिक्स, ठीक है। वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा इसलिए है, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट है। वेपर डेंसिटी ये रही एक्स की, डेंसिटी ये रही एक्स की, इन दोनों का सीधा रिलेशन है। कैसे सीधा रिलेशन है, अगर ये बढ़ेगा ऊपर तो फिर ये भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला टर्म फिक्स है। ये फिक्स क्यों है, ये फिक्स क्यों है, कहेंगे क्योंकि डेंसिटी होती है पीएम बाय आरटी, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, पीएम बाय आरटी। पी कैसा है, फिक्स है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स है, आर भी फिक्स है, टी भी फिक्स है, तो ये पूरा टर्म हाइड्रोजन के लिए फिक्स हो गया, ठीक। तो ये नीचे वाली पार्टी तो फिक्स हो गई भाई, चार ही लोग हैं यहाँ पे, और कोई तो है नहीं। पी एम आर टी, पी फिक्स, टी फिक्स, इसका तो एम भी फिक्स है 2 ग्राम, तो आर भी फिक्स है, तो ये फिक्स हो गया। अब बताओ, डिनोमिनेटर अगर फिक्स है, तो अगर आप एक्स नाम की गैस को हिलाते हैं ऊपर, एक्स की जगह वाई ले आओ, वाई की जगह जेड ले आओ, तमाम गैस ले आओ ना, 50 तरीके की, तो अगर आप अलग अलग गैसेस लाएंगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी वेपर डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का कैसा रिलेशन होता है, सीधा। कितनों को बात समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे बताओ, डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा है, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा है, इसलिए वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम का भी उल्टा है। गाइज, मैं भी समझ गया। देखिए, जितना पैदल आदमी होगा आप समझ गया होगा। अब जो नहीं समझा समझ लो भैया, फिर वो दिमाग की जगह वहां पे कुछ और लगा हुआ है। कहना खोल के देखो, अगर यहाँ खोलवा के देखो क्या लगा है यहाँ पे, है क्या यहाँ पे, क्या भौकाल है यहाँ पे, कुछ और लगा है गुरु। कुछ तो और है फिर, अब वो क्या है वो खोल के देखना, अंदर कुछ भौकाल है, तगड़ा भौकाल है, मतलब ऐसा भी नहीं हल्का फुल्का वाला। देखिए, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा हो गया, वेपर डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा हो गया। अब आगे बढ़िए, अगर दो प्रकार के वॉल्यूम है तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी भी होगी, यस। दो प्रकार के वॉल्यूम है तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी भी होगी। एक को मैं बोलता हूँ डीटी और एक को बोलता हूँ डीओ। डीटी कौन है, डीओ कौन है, वो लिख लेते हैं जरा। डीटी यहाँ पे है थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी। सीधे मैं वेपर डेंसिटी पे आ गया, देखो डेंसिटी का सहारा लिया और सीधे वेपर डेंसिटी पे आ गया। डीटी का मतलब है थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है। डीओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। और आपको इसका एक और नोटेशन लिखा मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़े डी से और इसको छोटे डी से। तो कहीं भी आपको बड़ा डी लिखा मिल जाए मतलब डीटी है, छोटा डी मिल जाए तो डीओ है, ठीक है। अब बताओ, अगर दो प्रकार के वॉल्यूम है तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी है, और वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा है, तो मेरे को बताना एक कंसेप्ट यहां से निकल आता है क्या, dt अपॉन डीओ इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखें, वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, वॉल्यूम के टर्म में टाइप करो जल्दी से। dt अपॉन डीओ इज इक्वल टू क्या लिखे, जल्दी से बताओ, इस वाले रिलेशन से लिखना है, इससे vo अपॉन vt। समझ में आ रही बात, क्यों, उल्टा रिलेशन है ना, वेरी गुड। और बताओ vo अपॉन vt, यहां से पता है, vt अपॉन vo पता है ना,
इसका उल्टा कर दो तो वीओ अपॉन वीटी कितना हो जाएगा बताओ। यहां से वीओ अपॉन वीटी 1 प्लस अल्फा, ये पलट जाएगा ना, देखो इसको पलट दो तो 1 प्लस अल्फा बाई 1 ये लिख सकते हैं। बस यहां से काम हो गया, ये रिलेशन उठा लो, आंसर आ गया। dt अपॉन dio इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। इसको अगली स्लाइड में ले चलते हैं, 7 नंबर। अगली स्लाइड में चलिए तो यहां से रिलेशन आ गया dt अपॉन dio इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू dt अपॉन dio माइनस 1। अल्फा इज इक्वल टू आ गया dt माइनस dio अपॉन dio। इसी को लिख सकते हैं आप dt की जगह बड़ा डी, dio की जगह छोटा डी, और यहाँ नीचे छोटा डी। ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला कई लोग याद कर लेते हैं डायरेक्ट, लर्न बाय हार्ट। अब इसका एक तरीका ये भी है, ऐसे स्टार बनाओ, चांद सितारों से भर दूंगा तेरा आंगन, और इसको याद कर लो। इसको याद कर लो तो बाकी सबसे मुक्ति मिल गई। देखो खत्म, कुछ नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, पूरा समय बच गया। देखो, और समय से बड़ी चीज एक और बच गई, क्या? दिमाग। जिसमें ज्यादा समस्या रहती, समय तो फिर भी लोग पास होता है, क्या समय तो मैं निकाल लेता हूं। समझ पा रहे हैं? तो मतलब कई लोग इसको याद, लर्न बाय हार्ट। अब देखिए आपने रट के चले गए, मान लो अब उसने सवाल, उसमें इक्वेशन ही बदल दी उसने भैया। उसने कहा मैं नई इक्वेशन दे दूंगा। बताइए ये जो फॉर्मूला आप निकाल के बैठे हो, वो इस इक्वेशन के लिए सही है या फिर किसी भी के सबके लिए सही है? मतलब वो इस वाले के लिए सही है, PCl5 PCl3 Cl2 के लिए, या फिर ये सबके लिए सही, यूनिवर्सल सत्य मान लिया जाए इसे? तो कहेंगे इसी के लिए सही, सबके लिए थोड़ी सही होगा। रिएक्शन बदलेंगे तो भैया टर्म थोड़े बदल जाएंगे ना। अगर आप रिएक्शन चेंज करेंगे तो फिर ये चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। क्यों बताओ? रिएक्शन चेंज करते ही यहाँ पे टर्म चेंज होंगे, और यहाँ चेंज होंगे तो फिर ये भी चेंज होगा, और फिर ये चेंज होगा तो फिर सब चेंज होगा। समझ पा रहे हैं? तो मतलब रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिलेशन कैसा आ रहा है। पहली बात, मतलब ये रिलेशन जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है, और ये कभी कभी सही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो फटाफट एक बार अंगूठा दिखा दो। ठीक है भाई, पूरी बात में एक बार जल्दी समराइज कर दे रहा हूँ, जल्दी सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सवालों की तरफ। देखिए शुरुआत यहां से हुई थी, अगर शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊं, शुरुआत हुई थी यहां से। देखो पहले ये रिएक्शन थी, इसके 1 मोल थे, अल्फा गया, अल्फा बना, टोटल मोल निकाले आपने 2 बार, एक बार थियोरेटिकल एक बार ऑब्जर्व्ड, इनिशियल फाइनल। पहले 1 थे, 1 प्लस अल्फा हो गया, मोल बदल गए। तो 2 प्रकार के मोल हैं, एक थियोरेटिकल जैसा मैंने सोचा था, एक जैसा तुम निकले। तो 2 प्रकार के मोल है तो 2 प्रकार का वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू N है, क्योंकि P और T फिक्स है। P और T क्यों फिक्स है? क्योंकि वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट जब लगेगा तो P और T को फिक्स लेना पड़ेगा, ये रीजनिंग है। नहीं तो इसको भी लोग याद कर लेते हैं कि आज संडे को ये चल रहा है, मंडे को वो चलेगा। अब V प्रोपोर्शनल टू N है तो VT बाई VO NT बाई N, और ये आ गया, यहाँ तो डन। डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा चलता है, तो वेपर डेंसिटी वॉल्यूम का भी उल्टा ही चलेगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा है। कहाँ सीधा? पीछे बता चुका हूँ। इसलिए वेपर डेंसिटी भी 2 प्रकार की है, और उन दोनों में जो रेशियो आएगा वो वॉल्यूम के साथ उल्टा रिलेशन रखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए मैंने लिख दिया dt बाई dio इज इक्वल टू VO अपॉन VT। VO अपॉन VT आपने यहाँ से निकाल लिया, कितना? 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। पलट लो इसको ऐसे, और पलटते ये आ गया और ये आ गया, तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े तो थोड़ा सॉल्व किया और अल्फा निकल आया, फिर आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर समराइज कर ले तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? अल्फा आया, अल्फा बदला तो अल्फा आया मार्केट में तो मोल बदले, मोल बदला तो वॉल्यूम बदला, वॉल्यूम बदला तो डेंसिटी बदली, डेंसिटी बदली तो वेपर डेंसिटी बदली। ये हायरार्की फॉलो करनी है आपको। अल्फा की वजह से मोल बदलते हैं, मोल की वजह से वॉल्यूम बदलता है, वॉल्यूम की वजह से डेंसिटी बदलती है, और डेंसिटी की वजह से वेपर डेंसिटी बदलती है। इसीलिए 2 प्रकार के मोल हैं, इसीलिए 2 प्रकार के वॉल्यूम है, इसीलिए 2 प्रकार की डेंसिटी है, इसीलिए 2 प्रकार की वेपर डेंसिटी है, इसीलिए एक रिलेशन निकालना पड़ रहा है। गाइस क्लियर? क्लियर गाइस? चले ठीक है, 8 नंबर पे चलिए। अब ये जनरल फॉर्मूला है नहीं भैया, क्योंकि इक्वेशन चेंज होगी तो चेंज होगा, इतना आपको समझ में आ गया। हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं, पहला सवाल लगाते हैं। चलो 7 नंबर तक हो गया था ना, देख यहां तक डन है। 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर आपको लगाना, मैं आपके लिए पोल नहीं शुरू कर रहा हूँ, पोल नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। देखिए PCl5 चल रहा है, गैसियस इधर, गैसियस इधर, गैसियस, और आपसे कह रहा है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 ऑब्जर्व्ड VD आपको 80 दिया हुआ है, अल्फा आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 208 दिया हुआ है। हालांकि अगर आप एग्जैक्टली निकालें
अच्छा, जो फॉर्मूला एक आ चुका है इसको जरा और समझ लीजिए, एक और पॉइंट इसमें, एक 8 नंबर स्लाइड पे एक और पॉइंट समझ लो। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला तूने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक, अब 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी आपने लगाया है, तो दो प्रकार के अगर वेपर डेंसिटी है तो दो प्रकार का मॉलिक्यूलर मास भी होगा, एक एमटी वाला और एक एमओ वाला। तो बताओ एमटी कौन सा होगा और एमओ कौन सा होगा? एमटी होगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, कौन सी वाली? डीटी। और एमओ का क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, कौन सी वाली? डीओ। यहां से अगर आप निकालना शुरू करें तो डीटी की जगह पे आप लिख सकते हैं mt/2, और डीओ की जगह आप लिख सकते हैं mo/2। तो जहां पे हमने dt लिखा है यहाँ पे लिख दो mt/2, यहाँ लिखा है डीओ तो यहाँ लिख लो mo/2, यहाँ लिख लो डीओ mo/2। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक और आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू चल रहा था dt माइनस डीओ अपॉन डीओ। यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt की जगह mt/2, डीओ की जगह mo/2, और नीचे हो जाएगा mo/2। 2 से 2 कट जाएगा। एक दो चार सोचोगे ऊपर 2 2 थे, नीचे एक ही 2, कट कैसे गए? एक 2 बचना चाहिए था। अगर ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आता है, कहीं तुम वो तो नहीं, कहीं तुम वो तो नहीं, गाना याद आता है इसी बात पे। देखो, समझ पा रहे हैं? ऐसे ख्याल अगर आते तो मतलब ये बहुत जबरदस्त ख्याल है। अब देखो, अल्फा आ गया ये, अब ये भी एक फॉर्मूला है और एक पुराना फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। देखो, एक ये वाला है और एक ये वाला है। क्लियर? ये दोनों यूज होंगे सवालों के अंदर। अब एमटी कौन है, एमओ कौन है? जरा एमटी एमओ पे प्रकाश डालिए। प्रकाश डालते हैं। देखो, एमटी है यहाँ पे थ्योरेटिकल, क्या है? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। और एमओ कौन है? एमओ है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब कोई आपसे कहे इसको जरा एक्सप्लेन करो। जैसे मान लो आप ये वाली रिएक्शन पे सवाल लगा रहे हो, तो भैया इसमें थ्योरेटिकल मोलर मास क्या होगा? तो आप कहेंगे इनिशियली आपने क्या लिया था, इसका 1 मोल लिया था, तो इसके 1 मोल का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे? वही थ्योरेटिकल मोलर मास है। तो इस एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपसे पूछे इस एग्जाम्पल के लिए थ्योरेटिकल मोलर मास क्या है, तो आप बोलेंगे 1 मोल PCl5 का मास निकाल लो, वो है। अब फॉस्फोरस का आपको पता है 31 होता है, सीएल का कितना है? 35.5 इंटू 5, 5 चल रहे हैं ना सीएल, जोड़ दो उठा के, इसको जोड़ेंगे 208.5 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे तो 208.5 आएगा। इसी को राउंड ऑफ करके मान लो अप्रॉक्स 208 भी कभी कभी लिख दिया जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो निकाला है ये कौन है? ये एमटी है। बताओ एमटी कहाँ निकाल सकते हैं? बैठे बैठे यहाँ निकाल सकते हैं क्या? इसके लिए लैब जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए लैब जाना पड़ेगा, ये यहाँ बैठे बैठे नहीं निकाल सकते। तो इसको निकाला जाएगा, ये तो आप खुद निकाल लेंगे, ये आपको निकालने को पूछेगा। तो क्या करेंगे? करेंगे ऐसा कि एमटी हम पुट कर देंगे, एमओ हमें पूछा जाएगा, अल्फा हमें दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में वो अल्फा आपको कहां से लाके देगा? लैब से। तो लैब से लैब वाले बाबू आपको अल्फा लाके देंगे, और जो है आप एमटी यहाँ लगा देंगे, और एमओ आप उनको पकड़ा देंगे और वो एमओ लेके चले जाएंगे। बराबर? अब सवाल इसमें विभिन्न प्रकार के बन सकते हैं, जैसे अल्फा एवं एमटी और एमओ 3 लोग हैं, अल्फा डीटी और डीओ, ऐसे 3 लोग और भी हैं। फिर आपसे कहता है कितने प्रकार के सवाल बनेंगे? विभिन्न प्रकार के। आओ समझें कौन है वो सवाल। ऐसे से कर लो। अब सवालों की दिशा में अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए पहला सवाल ये आएगा, पहला सवाल ये आएगा। क्वेश्चन की वैरायटी मैं आपको बता दे रहा हूं पहले क्या आने वाली। देखो, एमटी और डीटी तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, तो यहाँ टिक लगा दो, ये तो दिया होगा। ठीक है, अल्फा आपसे पूछेगा और डीओ आपको दे देगा, एक सवाल। दूसरा सवाल, एमओ या डीओ में से कोई पूछ लेगा आपसे, प्रश्नवाचक चिन्ह, एमटी डीटी आप निकाल ही लेते हैं, अल्फा आपको क्वेश्चन में दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक और बनाऊंगा, कह रहे हैं यहाँ देखो, ये देखो क्या पूछा, दिया दिया, दिया दिया पूछा। कह रहे हैं एक और बचा है, कौन सा वाला? दिया पूछा दिया। तो बीच वाला क्यों पूछेगा भैया? बीच वाला पूछेगा अगर मान लो आपसे ये पूछ दिया, एमटी पूछ लिया, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ बैठ के क्या? ये सब करके एमटी निकालोगे, या सीधे ऐसे निकाल लोगे एमटी PCl5 का एटॉमिक वेट सबका जोड़ करके? क्या बात समझ में आ रही? तो तीसरा सवाल बनेगा नहीं। क्या गाइस 2 ही सवाल बनेंगे? हेलो, क्या आपको सारे सवाल नजर आ गए क्या क्या बन सकते हैं इसमें? यस।
यस। चलो भाई, अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है, लास्ट 20 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब देखो ध्यान सुनो कि यहाँ पे देखिए दो प्रकार के सवाल आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे एमओ क्या चीज है, एमओ के बारे में थोड़ा जान लो। देखो एमओ क्या है, दोनों मोलर मास थे भाई, ये भी मोलर मास था, वो भी मोलर मास था। एमटी तो आपको समझ में आ गया। एमओ क्या चीज है, तो आप कहेंगे एमओ भी मोलर मास ही है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल का मास है। किसके किसके 1 मोल का मास, तो आप कहेंगे इसका 1 मोल छोड़ के गए थे, तो इनिशियली इसके 1 मोल का मास जो था वो एमटी था। फिर जब लौट के आया तो क्या मिला, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो जब लौट के आते हैं तो क्या आपको कंटेनर में 3 लोग मिलते हैं, 3 लोग मिलते हैं। कितना कितना, PCl5 के इतने मोल, 1 माइनस अल्फा, PCl3 के अल्फा और Cl2 के अल्फा। तो क्या आपको एक मिक्सचर मिलता है, और उस मिक्सचर में 3 लोग हैं। टोटल मोल कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा, किसके, मिक्सचर के। टोटल मोल कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा, जोड़ो तीनों को। किसके, मिक्सचर के, किसी एक के नहीं, उसमें तीनों के मोल है। तीनों के मोल है, तीनों के मोल मिला करके टोटल 1 प्लस अल्फा मोल हो गए मिक्सचर के। अब उस मिक्सचर के 1 प्लस अल्फा मोल में से 1 मोल निकाल लो। क्या करें, समझ पा रहे हैं, मिक्सचर के जो 1 प्लस अल्फा मोल आए उसमें से 1 मोल निकाल लो। तो जो 1 मोल मिक्सचर का मास आएगा, किसका, 1 मोल मिक्सचर का जो मास आएगा वो कौन है, वो कौन है, वो एमओ है। क्या एमओ समझ में आ रहा है क्या चीज है, यस। तो एमओ क्या है, 1 मोल मिक्सचर का मास है। क्या निकालना इजी है, एमटी निकालना इजी है सीधे सीधे, लेकिन एमओ आप निकालने के लिए आपको लैब में अल्फा ढूंढना होगा पहले, ठीक है। अब सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं, ये वाला सवाल पढ़ना शुरू करिए। एमओ क्या है समझ गया भाई, PCl5 के भी मोल हो गए, PCl3 के भी मोल हो गए, तो तीनों के मोल हो गए ना यहाँ पे। जब लौट गया तो यहाँ तीनों के मोल हो गए। जब तीनों के मोल हो गए तो तीनों का एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर के टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल हो गए 1 प्लस अल्फा। उसमें से क्या करो, 1 मोल निकाल लो। इस 1 प्लस अल्फा मिक्सचर के मोल में से 1 मोल निकाल लो। किसका 1 मोल निकाल लो, मिक्सचर का, क्योंकि उसमें कोई एक आदमी नहीं आएगा, तीनों आएंगे, तीनों आएंगे, तीनों पड़े होंगे उसमें थोड़े थोड़े। तो मिक्सचर का 1 मोल निकाल लो। तो 1 मोल मिक्सचर का जो मास है वो ऑब्जर्व्ड एमओ है, वो ऑब्जर्व्ड एमओ है। क्योंकि ये भी 1 मोल का मास है, ये भी 1 मोल का मास है, लेकिन ये ऊपर वाला 1 मोल PCl5 का है और ये नीचे वाला 1 मोल मिक्सचर का है। सवाल, ये रहा सवाल, आओ लगाएं। जब ये सवाल आप लगाएंगे तो इसमें सीधे फॉर्मूला लगा दो भैया, अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस DO अपॉन DO, और यहाँ पे लगाओ dt, जहाँ क्या लगाओगे, MT/2। MT कितना माना आपने, 208.5 था, उसको अप्रॉक्स 208 मान लिया। तो dt कितना हो जाएगा बताओ, MT/2। MT कितना लगाना है, 208, 208/2, तो ये हो गया 104, माइनस DO कितना देखो दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी 80, नीचे लगा दो 80, खत्म हो गया सवाल। ये आ गया 24/80, ये आ गया 0.3 और 8 3 24.3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने पहला सवाल सॉल्व हो चुका। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा बात सुनिए। सवाल उठता है, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, या ये वाला फॉर्मूला या तो आप रट के चले गए, रट के लगा लिया आपने सीधे सीधे ये लगा दिया, और या फिर आप मतलब इतना डेरिवेशन करके गए, ये सब जो डेरिवेशन जो आपने कर रखा है ये इतना। अगर आप डेरिवेशन वहां बैठ के करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो फॉर्म आ जाएगा। अगर आप रट के जाते हैं, अगर आप रट के जाते हैं तो क्या होगा, हो सकता आप भूल जाए, हो सकता आप भूल जाए, आप फॉर्मूला भूल गए वहां पे कि नहीं यहाँ क्या था पहले, dt था कि DO था, नीचे कौन था, पड़ोसी से पूछ रहे नीचे कौन था, DO। वो कह रहे नीचे कौन, मुझे कैसे पता, तो मतलब मामला फंस जाएगा। वो कह रहा ऊपर कौन था बताओ, मेरे आप नीचे नहीं याद आ रहा, तो भैया मामला फंस जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि वहां याद इसको रखेंगे तो भी दिक्कत है, रट के गए तो भी दिक्कत है, और अगर आप पूरा डिराइव करेंगे तो भी दिक्कत है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, और वो है जे 10 नंबर पे सुनिएगा, मुक्ति का साधन सुनिए। 9 नंबर के बाद यहाँ 10 नंबर पे आ जाइए, और आपके सामने मान लो ये वाला सवाल आ गया। मैं कोई कोई जगह टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट निपटा दूंगा, और मुझे कुछ याद नहीं है। देखिए मैं कोई याद नहीं रखता किसी को भी, भूलने का खतरा ही नहीं रहता। ये फिर आपसे कहता है इसने बताना मेरे को कैसे लगाओगे सवाल, कहेंगे इनिशियली कितने मोल थे 1, इसके कितने थे 0 0, बाद में कितने हो गए 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। मास कंजर्वेशन लगा दो, क्या लगा दो,
मास कंजर्वेशन। कह रहे क्यों लगाते हैं मास कंजर्वेशन? कह रहे क्योंकि मास कांस्टेंट है। कह रहे कैसे पता? कह रहे तुमने पिस्टन कभी खोल के तो देखा नहीं ऐसे हटा के, तो मास जितना डाल दिया एक बार वही मेंटेन रहेगा। मान लो आपने 200 ग्राम डाल दिया तो मास तो अंदर 200 ही ग्राम रहेगा ना। बदलते क्या है? मोल। इसके घट गए उसके बढ़ गए, लेकिन अंदर जो मास एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, क्योंकि पिस्टन तो आपने खोला नहीं है। अब बताइए मास कंजर्वेशन अगर आप लगाते हैं तो T इज इक्वल टू 0 पे जितना मास होगा, गिवन मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और T इज इक्वल टू T1 पे जितना मास होगा या T पे जितना मास होगा वो बराबर होने चाहिए। मास कैसे निकालते हो? देखो मोल आपको क्या पता है, मोल कैसे निकाले जाते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ, ये तो सबको समझ में आता है। मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर बताओ मैं मोल में मोलर मास मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या गिवन मास ग्राम में आ जाएगा? देखो गिवन मास निकालना आपको, क्या करें? मोल में एक मोल का मास मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो। सवाल उठता है यहाँ मोल किसके लगाएंगे? कहेंगे यहाँ मोल किसके लगाएंगे? तो उससे कहेंगे जिसका जिसका यहाँ पे एक मोल का मास लगाओगे। कहेंगे यहाँ एक मोल का मास किसका लगाएंगे? कहेंगे जिसके यहाँ मोल निकाले, जिसके यहाँ मोल लिखे। समझ पाना? तो पूछेगा एन किसका लगाओगे, मोल किसके लगाओगे? कहेंगे जिसके एक मोल का मास यहाँ लगाया। कहेंगे किसके एक मोल का मास लगाया? कहेंगे जिसके यहाँ मोल लगाया। कहेंगे किसके मोल और किसका मोलर मास लगाएंगे? कहेंगे जिसका गिवन मास निकालना है। टन 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 टन। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, बस हो जाएगा मामला। T इज इक्वल टू 0 बताना। किस एक मोल ये पड़ा हुआ, ये तो 0 0 मोल है। बताओ कितने मोल पड़े हुए? एक मोल। किसके? किसके? टाइप करो। किसके? PCl5 के। तो बताओ एक मोल अगर PCl5 के यहां पड़े हुए हैं तो मोलर मास किसका मल्टीप्लाई करोगे? मोलर मास किसका मल्टीप्लाई करोगे? PCl5 का। उसी को क्या बोलते हैं? एमटी। तो क्या आएगा उससे? गिवन मास आएगा। किसका? PCl5 का। वही इनिशियल मास है, इज इक्वल टू टाइम टी के बाद क्या हो जाएगा? टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल 1 प्लस अल्फा। टोटल मोल कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा। किसके? किसके? ये किसके मोल है? ये किसके मोल है? मिक्सचर के। तो एक मोल का मास किसका ये मोल किसके? मिक्सचर के। तो एक मोल का मास किसका मल्टीप्लाई करोगे? एक मोल का मास किसका मल्टीप्लाई करोगे? मिक्सचर का। वो क्या है? एक मोल मिक्सचर का मास क्या है? एमओ। तो आएगा क्या इससे? इससे आएगा क्या? एमओ मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या? ये मोल किसके? मिक्सचर के। ये एक मोल का मास किसका? मिक्सचर का। तो ये गिवन मास किसका? क्या? मिक्सचर का। और जितना मिक्सचर का मास है और जितना इनिशियल मास था दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि पिस्टन तो आपने खोला नहीं है। देखो आ गया, खत्म हो गया। यही फॉर्मूला चेक कर लो। ये इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, एक ही है। दोनों को एक दूसरे से मिलवा दो तो पहचानो एक दूसरे को। तो ये कहेगा तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। खत्म हो गया। देखिए कोई कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास, सिर्फ लॉजिक, और वो भी एक लाइन का। देखो मेरे कोई पूछे फॉर्म आप सवाल कैसे लगाते हो, मैं कहूंगा ऐसे लगाता हूँ। तेरे कोई फॉर्मूला रटा है? नहीं। मास कंजर्वेशन चेक करके देख लो। यहाँ से 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? कई लोगों को दिखा नहीं होगा अभी तक सेम है कि नहीं। 1 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? एम टी बाई एमओ। देख लो 1 प्लस अल्फा क्या आ गया? एम टी बाई एमओ। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ये 1 उधर चला जाएगा तो अल्फा आ गया, वही सेम। कितनों बात समझ में आ गई क्या? अच्छा आपको सवाल लगाना है तो सवाल क्या इसी फॉर्मेट से लगेगा? इससे नहीं लगेगा क्या? हमेशा इसी सवाल लगेगा? अरे सवाल तो फॉर्मूले से लगेगा, तो यही जो है वही तो ये भी है ना, तो सवाल इसी से लगा लूंगा ना मैं तो। क्लियर? तो मैंने कल को सवाल लाया तो मैं इससे डायरेक्ट लगा सकता हूँ। कभी आप भूल जाइए तो कोई आपको टाइम नहीं लगाना, खटाखट करके निकलाना। कितनों बात समझ में आ गई मास कंजर्वेशन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर पढ़ोगे। 9 नंबर, 9 नंबर लगाएंगे। बताइए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? तो आप कहेंगे इसमें भी सेम लगा दो। पूछेगा इसमें भी सेम लगा दो, इक्वेशन तो दूसरी है। कहना लगा दो तो पहले देखो, कहना dt माइनस डी अपॉन डी लगाओ यहाँ पे भी। अब बताओ dt क्या लगाओगे? टाइप करना जरा, dt क्या लगाओगे? देखो यहाँ पे N2 4 है। मैंने सेम फॉर्मूला क्यों लगाया वो अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मान लो लगा दिया। तो यहाँ dt क्या लगाओगे? mt/2 mt क्या लगाओगे? इनिशियली एक मोल इसका लिया हुआ था, तो बताइए अगर इसका एक मोल लिया हुआ है तो एक मोल इसका मास निकालना पड़ेगा ना, वो थोड़ी लगा दोगे पुराना वाला। ठीक है, तो इसका निकालो मास। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 इंटू 2 28। ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64। तो ये 64 और ये 28।
तो ये आ गया 92। 92 जो आया वो एम्प्टी है, समझ में आ रही बात? 92 जो आया वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी बाई 2 कर दें तो dt आ जाएगा। तो मतलब ये चीज आप थ्योरेटिकली खुद निकाल सकते हैं आप। 92 बाई 2 कर दो 46, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया 46 माइनस, बताओ डीओ कितना, 30 अपॉन क्या कर दें डीओ, डीओ कितना 30, सॉल्व करो आंसर कितना का 16/30, 1 से कम आना चाहिए, चेक कर लीजिए। डन। अब सवाल उठता है दोनों में सेम फॉर्मूला क्यों लग गया, और एक और सवाल उठता है क्या दोनों में सेम लगा तो क्या अगले सभी सवालों में सेम फॉर्मूला लगा दूं? चुपते हुए सवाल ये कहते हैं कि पिछले वाला PCl5 था उसमें भी आपने यही फॉर्मूला लगाया, और अगला वाला पिछली वाली ये रिएक्शन थी इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाया, अगली बारी N2O4 थी उसमें भी सेम फॉर्मूला लगाया, तो क्या अगली कोई भी आ जाएगी उसमें सेम ही लगाऊंगा या फिर वो चेंज होगा? चेंज होगा तो सवाल उठता है कि इसमें दोनों में सेम क्यों लगा। अब उसको समझने के लिए एक और सवाल लगाते हैं, ये वाला 10 नंबर पढ़ो, क्या 10 नंबर में भी सेम फॉर्मूला लगेगा? क्या 10 नंबर में सेम फॉर्मूला लगेगा? नहीं। अब सुनिए, इस फॉर्मूले का जनरल वर्जन सुन लीजिए, इस कंसेप्ट का जनरल वर्जन। अगर आप मान लो ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ता है ना, तो आप एक फॉर्मूला ये रट लो, मान लो किसी को कुछ नहीं पढ़ना, कह रहे मेरे को ये पूरा ये चीज ही नहीं पढ़नी है, मेरे को बहुत जोर पड़ता है, तो आप तो ये लगा लो, खत्म करो, बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी, ये लगाइए, जीवन में खुशियां भरिए, कुछ नहीं पढ़ना उसके बाद आपको, कुछ भी जान पे खेल के याद कर लो बस। बताइए अगर आपने ये याद कर लिया कुछ भी करके, यहाँ चांद सितारों से भर दूंगा तेरा आंगन, और फिर ये याद हो गया तो इससे सारे सवाल लग जाएंगे। कल को बताना ये N1 कौन है बस ये समझ लो, और डेल्टा N जी कौन है वो समझ लो। देखो आपने रिएक्शन लिखी, मान लो A1 या A गिव्स B प्लस C, और कोफिशिएंट लिखे इसके N1, इसका लिखा कोफिशिएंट N2, इसका कोफिशिएंट है N3, ये गैसियस है, मान लो ये गैसियस और ये गैसियस है, तो इस फॉर्मूले में जो N1 है वो कौन है, ये N1, मतलब जो A है उसका कोफिशिएंट जो होता है वो N1, और डेल्टा N जी कौन है, डेल्टा N जी तो आप जानते ही हैं, सिग्मा मोल प्रोडक्ट गैसियस माइनस सिग्मा मोल रिएक्टेंट गैसियस, ये तो बताइए आपको। तो N3 प्लस N2 माइनस N1, ये हो जाएगा डेल्टा N जी, ठीक है। तो ये लगा दो यहाँ पे, खत्म। अब बताओ अगर PCl5 वाला सवाल आता है यहाँ पे, देखो PCl5 वाले सवाल में जरा बात समझना भाई, एक आपने सवाल लगाया PCl5 वाला, और एक आपने सवाल लगाया N2O4 वाला, मेरी एक बात बताओ, दोनों में आपने फॉर्मूला एक जैसा क्यों लगा दिया? यहाँ पे N1 कितना है 1, यहाँ पे N1 कितना है 1, क्या दोनों में N1 1 है? चेक कर लो, डेल्टा एनजी जरा दोनों का निकालना, दोनों का डेल्टा एनजी निकालना, देखो 1 + 1 -1, तो डेल्टा एनजी +1, यहाँ चेक करो 2 - 1 डेल्टा एनजी +1, तो दोनों जगह ये चल रहा है। अब ये चल रहा है तो अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला है, सब जगह एप्लीकेबल है। कोई पूछे आया कहाँ से, तो कह दो मास कंजर्वेशन से, तो पूछे कहाँ से आया, कह दो मास कंजर्वेशन से, जैसे पहले आया था। चेक भी करा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन उतना फालतू टाइम वेस्ट क्यों करें अपने, आपको समझ में आना होगा तो पहले ही समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आपके लिए फॉर्मूला है ना। बताइए N1 की जगह क्या लगा दो 1, डेल्टा N जी 1, या दोनों जगह 1 1 लगाओ, अल्फा क्या जाएगा बोलो, ये भी 1 ये भी 1, तो अल्फा जाएगा बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। तो बताओ ये फॉर्मूला इसमें भी वैलिड है, ये फॉर्मूला इसमें भी वैलिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे N1 और डेल्टा N जी दोनों 1 1 थे, 1 1 थे, हर बार नहीं होंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, सबका उपाय ये है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना तो अब ये याद कर लो दिमाग में, इससे सारे सवाल लग जाएंगे, इस प्रकार के दुनिया के सारे सवाल। कितनों को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल आपसे लग जाना चाहिए फिर खुद से। अब इसमें मैं पोल कराने जा रहा हूँ, 10 नंबर में पोल कराएंगे, पोल पोल कर रहे थे ना बहुत देर से लोग, चढ़ जाओ पोल पे जरा, लगाओ। एक पूछा अगर कोफिशिएंट
दो रिएक्टेंट हो, अच्छा दो रिएक्टेंट का सवाल नहीं आएगा, फिर और कठिन हो जाएगा भैया। दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों के अल्फा भी अलग हो सकते हैं, फिर और जहरीला बन जाएगा। एक रिएक्टेंट का आपसे समझ नहीं रहा है ना, तो दो रिएक्टेंट का आपसे पूछेगा तो मैं तो निकाल लूंगा, फिर वो और आप भी तो हैं, वो और आप कौन, समझ गए ना। तो नहीं पूछेंगे आपसे, फिर उसमें दो अल्फा भी हो सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। मैं तो लगा लूंगा मास कंजर्वेशन से वो वाला भी, लेकिन उसमें ये नहीं चलेगा जो चल रहा है अभी, ठीक है। तो वो आपसे नहीं पूछेगा, इतने भावुक मत होइए। परीक्षित अमोल बनारसी भाव, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसके आगे मतलब 1 इंच नहीं आ सकता, इतना सा भी, उससे पीछे ही रहेगा। मतलब मैं जहां तक यहाँ खत्म कर रहा हूँ ना, इसके आगे दीवार है आपकी, आपको इसके पीछे ही रहना है, मतलब इतना पीछे, थोड़ा और पीछे, यहां तक तो आप बस पहुंच गए तो ये मोक्ष है, खत्म। उसके आगे आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आप मेरे ऊपर मानहानि के दावा कर देना, वकील मैं ला के दूंगा। आई लाइक इट। चलो सुना ध्यान से, बहुत चालीम बातें करता है ये आदमी। चलो शुरू करें बड़ा। अब ये सवाल लगाते हैं जल्दी से, इसको निपटाते हैं। देखो n1 की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है, 3। देखो n1 3 है, देख ना। डेल्टा एन जी कितना है बताओ, इसका निकालो। सब गैसियस है। 4 + 3/2 -3। देखो 4 + 3/2 -3, तो हो जाएगा 4 - 3/2। सॉल्व करो। 4 2 8 -3 यानी कि 5/2। डेल्टा एन जी 5/2 आ गया। अभी लगा दो अल्फा इज इक्वल टू, आपको हर जगह ये लगाना है बस, n1/डेल्टा एन जी बड़ा टी माइनस छोटा टी अपॉन छोटा टी, ये लगा के चले आओ, खत्म है सब। लगाना शुरू करो। n1 की जगह कितना लगाओगे बताओ, 3। डेल्टा एन जी कितना लगाओगे, 5/2। यहाँ लगाया बड़ा टी, यहाँ लगाया छोटा टी, निपटाओ इनको फटाफट। और अल्फा की वैल्यू कितनी, 40%, यानी कि 40/100। 40/100 मतलब 4/10, 2/5। तो अल्फा लगा दो यहाँ पे 2/5, ठीक है। अब इसको 2/5 के जैसे ही बराबर करोगे, जैसे बराबर करोगे ये इससे कट जाएगा, 5/2 2/5 से कट जाएगा। कहीं क्यों कट गया, अरे ऊपर आने पे 2/5 ही तो बनेगा, कहीं ऊपर आने तो देते हैं, कहीं मौका नहीं देता हूँ। अभी देखो ऊपर आएगा तो कट जाएगा, इससे 3 उधर चला जाएगा। तो बताओ बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी कितना बन गया बताओ, ये पूरा रेशियो कितना बन गया, ये 3 उधर चला गया, 1/3। अब छोटा डी डिवाइड कर दो, तो बड़ा डी अपॉन छोटा डी -1। देखो छोटा डी यहाँ डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/3। तो बताओ यहाँ से 1 उधर चला गया तो 4/3। तो बड़ा डी अपॉन छोटा डी कितना आ गया, 1 + 1/3 यानी कि 4/3। गाइज क्लियर, कर लेंगे इस प्रकार के सवाल। ये मैं आपको इस प्रकार का तो पहले लगवा चुका हूं, बताओ इस प्रकार का मैं लगवा चुका हूं नहीं लगवा चुका हूं। 3 to 1 मोल, तीनों के मोल दिए हो तो रिएक्शन आगे जाए कि पीछे जाए, करवा चुका हूं कि नहीं बताओ। 11 नंबर डन करवा चुका हूं, 11 नंबर इस प्रकार का करवा चुका हूं ना, आगे जाके भी वही आंसर आता है, पीछे आके वही आता है। यस, तो ये सब हो चुका है, इस प्रकार के सवाल तो पहले लग गए। ये 10 नंबर हो गया। देख मेरा लेवल थोड़ा ज्यादा, रिवाइज रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ। चलो भैया, ये हो गया मामला खत्म। अब देखो सुनो, इसमें थोड़ा वेरिएशन वाली बातें मैं आपको बता देता हूँ, कहानी खत्म है लगभग लगभग। अब सुनना मेरी बात। यस, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगला पॉइंट सुनो। 10 नंबर ये हो गया, ये हो गया 11, 12, 13, ये 14 नंबर हो गया, ये 15 नंबर हो गया। नंबरिंग करता जा रहा हूँ भैया मैं, नोट्स बना लेना, सब होना चाहिए नोट्स में आपके। ये 16 नंबर आ जाओ। अब सुनो, 16 नंबर पे क्या करते हैं, इसमें एक और केस आता है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन। वो जनता पढ़ती नहीं ज्यादा, लेकिन वो आ सकता है। देखिए एक होता है एसोसिएशन, इससे पहले आप एक केस समझ लीजिए डिसोसिएशन। जैसे डिसोसिएशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक और समझ लीजिए। मान लो आपसे कहता है कि दो एग्जाम्पल लो,
एक डिसोसिएशन, और अगली स्लाइड में ले लेते हैं हम लोग एसोसिएशन 17 नंबर पे। ठीक है, अब आपको कोई भी इधर उधर क्लास नहीं करनी है, मैं आपको पहले बता दूं, ये हम लोग के बीच में डिसाइड हो चुका है। केवल अचीवर बैच में जो क्लास चल रही है, सुपर अचीवर बैच में, वो करनी है आपको, जो शेड्यूल में आपके है, प्रतिदिन 6 घंटा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस एक आध क्लास जो मेरी संडे को लगेगी, बस वो करनी है, वो भी 2 ही संडे लगेगी। उसके अलावा आपको कोई भी क्लास नहीं करनी है। कोई भी क्लास अगर आप करते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी करते हैं, क्योंकि बाकी वो कराया जाएगा क्लास में। अगर आपकी इच्छा हो रही कि नहीं मैं पैरेलल ये पढ़ लूं, पैरेलल वो पढ़ लूं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैंडेटरी सिर्फ इतना ही है, कितना करना, 6 घंटे प्रतिदिन अपने बैच में, सुपर अचीवर का जो शेड्यूल है। मतलब अभी 9:30 से शुरू हुई, तो जब तक अभी मेन शेड्यूल में क्लास चलेगी उतना ही करना है आपको बस। बाकी शेड्यूल से कोई डिस्कशन करना हो तो अभी आप क्लास के बाद कॉल कर लेना मेरे को, कॉल मी। अब देखो ये चल रहा है, तो बताना अगर आपसे कहता है ए और होल एन, यहाँ पे हो गया एन ए, ये देखिए डिसोसिएशन है, यहाँ पे एक एंटिटी टूट रही है और एन एंटिटीज बन रही है, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहेंगे डिसोसिएशन। अब इसमें अगर आप वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं मास कंजर्वेशन वाले से, फटाफट करके चेक कर लेते हैं। देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 में से अल्फा जाएगा तो ये कितना बनेगा बताओ, एक जाता तो एन बनता है, तो अल्फा जाएगा तो एन अल्फा बनेगा। एक जाता है तो एन बनता है, तो अल्फा जाएगा तो एन अल्फा बनेगा। बताइए क्या मास कंजर्वेशन आप एक लाइन में लिख सकते हैं? देखो कैसे, 1 इंटू क्या लिखें, टाइप करें जरा, 1 इंटू क्या लिखें बोलो। इनिशियली 1 मोल थे, इंटू एम्प्टी, ठीक है। और बताओ फाइनली कितने मोल थे, फाइनली मोल बताओ जल्दी से, टाइप करो, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। लोग यार बड़े मजे लेते हैं, दूसरे बेंच जाके हमारे लेते हो, हर बेंच में दूसरे आदमी मजे लेते हो। देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और इंटू क्या करेंगे बताओ, इंटू क्या करें, इंटू, ये देखो मिक्सचर के मोल हो गए, तो इंटू क्या करें, क्या सीखा था अभी, जिसके मोल उसी का मोलर मास, तो ये मिक्सचर का मास आ गया। बताओ पुराना मास और नया मास मिक्सचर का सेम होना चाहिए, तो बराबर कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। तो मतलब आपको कठिन से कठिन सवाल आ जाए तो क्या आपको रटना है कोई फॉर्मूला? हेलो गाइस, क्या आपको कोई फॉर्मूला रटना है? नहीं। क्या आप लॉजिक से सवाल लगा सकते हैं सारे के सारे? ठीक है, अच्छा सुनना, एक बात और सुनना इंपॉर्टेंट, यहां से अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करें तो बन जाएगा एम टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हालांकि सवाल तो इसी लाइन से लग जाएगा ना, मैं क्यों दूसरा फॉर्मूला बनाऊं, उसको मॉडिफाई क्यों करूं? मेरे को अल्फा दोगे तुम, यही लगा दूंगा ना अल्फा, है ना, तो सवाल तो यहीं से लग जाएगा। लॉजिकल आदमी के लिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इस एमओ को इधर ले जाएं, क्योंकि लोग तो विभिन्न प्रकार के बैठे हुए हैं, तो इस एमओ को इधर डिवाइड कर दिया, एम टी बाई एमओ, ये हो गया 1 प्लस अल्फा, कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा एन माइनस 1, एम 1 को इधर भेज दो, तो ये जाएगा अल्फा एन माइनस 1 इज इक्वल टू एम टी बाई एमओ माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करता जा रहा हूं मैं आपके सामने। 17 नंबर पे जरा ना, 17 नंबर पे अगर आपसे कहता है इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो एन माइनस 1 को इधर डिवाइड कर लो, और इसको सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा, एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ, देखो ये वाला एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ, तो यहां से आ गया अल्फा एन माइनस 1, इधर था एम टी अपॉन एमओ माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ, और ये अल्फा इधर रहने दो और बाकी इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1। ये आ गया लॉजिक, इससे आप सवाल लगा सकते हैं ये वाला। अब मान लो आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, या तो आप इससे सवाल लगा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में सवाल लग गया, देखो जे मास कंजर्वेशन। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो पूरा ऐसे यहाँ से सॉल्व करके इससे सॉल्व करके फिर ये फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, लिख लो, मैं आपको यही इंतजार कर रहा हूँ। देखो कहें कैसे, यहीं पे कैसे इंतजार कर रहे हो? कहें भाई साहब मैंने आपको कहा था कि दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए इस प्रकार का, गाड़ी यहीं रुकेगी, लास्ट में गाड़ी यहीं रुकेगी। अब जरा चेक करना, गाड़ी जब यहीं रुकेगी तो बताओ n1 कितना है इस बार, n1 1 है, और डेल्टा एन जी कितना है, n माइनस 1 है। तो बताना अगर मैं गाड़ी वहीं रुकेगी तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लगाना आपको, n1 अपॉन डेल्टा एन जी, और यहाँ क्या लगाना, बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। उसी को मॉडिफाई करोगे इसको तो ये एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ बन जाएगा। ये n1 कितना है 1, डेल्टा एन जी कितना है n माइनस 1, चेक कर लो,
क्या गाड़ी यहीं रुकेगी? कितनों को समझ में आ गई बात? आप कहीं से घूम के आ जाइए, मिलूंगा मैं आपको आखिरी में यहीं पे। ये कॉन्सेप्ट देख पाने, कॉन्सेप्ट किलिंग कैसे हो रही है। मतलब आप मास कंजर्वेशन से खेलोगे, मैं वहां से खेल के दिखा दूंगा आपको। आपको गाड़ी यहां रोकनी है तो मैं यहीं मिलूंगा आपको आखिरी में। मतलब शुरुआत भी मैं, अंत भी मैं, सब लौट मुझे में आते हैं। ठीक है, खेल खत्म। तो देखिए ये खत्म हो गया। ये कौन सा केस था बताओ? डिसोसिएशन। एकदम डन हो गई बात। कोई भी सवाल आकर निपटा लेंगे। आप 17 के बाद 18 पे आ जाओगे। मजा आया कर दो, कीबोर्ड तोड़ दिया करो कम से कम। देखो, अगर इसका मतलब आपको ये हो गया कि अगर आपको ये वाला लॉजिक दिमाग में सेट है तो आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो इसको बस दिमाग पे रखो। सबका समाधान यही है। ये मतलब जितना आपने अल्फाबेट में पढ़ा, सबका समाधान ये खत्म। और मेरे को एक बात बताना, 18 नंबर स्लाइड में मैं आपको बताता हूं एसोसिएशन। कल को एसोसिएशन का सवाल आ जाए मान लो। देखो एसोसिएशन का आएगा तो कैसा आएगा? पॉलीमराइजेशन होगा। जैसे ए है कोई मोनोमर, 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 तो एन एंटिटीज मिली इसकी, और क्या बना? पॉलीमर। ठीक है, तो ये बन गया पॉलीमर। तो यहां पे गैसियस है, तो यहां देखो मोनोमर था और यहां बन गया पॉलीमर। ठीक, एन एंटिटीज मोनोमर की मिलती हैं तो एक एंटिटी पॉलीमर की बनती है। यहां पे अगर ब्रैकेट में किसी ने लिख दिया एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कहते हैं ये बहुत भारी बात लिख दी उसने, आए राम, क्या बता दिया भैया, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अरे कुछ नहीं, आप सोचिए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? एन या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। सही बात है, बिल्कुल भैया। यहाँ एन या तो 2 लोगे, 2 एंटिटी लोगे, उससे एक बनाओगे, डाइमर हो जाएगा। या 3 लोगे तो 3 एंटिटी मिलकर के एक एंटिटी बनेगी। देखो 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3A3, तो ट्राइमर बन जाएगा। और अगर आप एन अगर 2 से कम लेंगे, 1 लेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 1 लोगे अगर, तो 1A गिव्स 1A, कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए लिखा है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कितने लोग बात समझ में आ गई? कोई बहुत भारी बात नहीं है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बगल में कुछ ऐसा लिख देता है कि आप मतलब आपके 40 सेकंड खा जाएगा ये। आप ऐसे देख रहे हैं एन ग्रेटर देन, क्या लिख दिया इस बार, कुछ अलग आया है ग्रुप पेपर, कुछ तो भौकाल है। चक्कर समझना पड़ेगा। कुछ नहीं है, आपको बस बना रहा है, मौज ले रहा है आपकी। अब सुनिए ध्यान से, ये 1 है, ये 0 है। 1 में से कितना जाएगा बोलो? केमिकल इक्विलिब्रियम आपको शुरू जब अल्फा सिखा रहा था, 1 में से कितना जाएगा? ये एन देख के एन अल्फा जाएगा। जहां से शुरू करता हूं वहीं खेल खत्म करता हूं। देखिए एन देख करके क्या एन अल्फा लिख दो? नहीं। अच्छा, फिर क्या 1 में से जाएगा तो अल्फा ही जाएगा? गाइस समझ में आ रही? 1 में से जाएगा तो अल्फा ही जाएगा, एन अल्फा थोड़ी लिखूंगा। अच्छा, अब इसका क्या यूज है फिर? इसके एन जाते हैं तो इसका एक बनता है। देखो एन जाते हैं तो एक बनता है, तो एन जाते हैं तो एक बनता है, तो एक जाएगा तो 1/n बनेगा। तो अगर अल्फा गया है तो क्या अल्फा बाई एन बनेगा? तो क्या इसका अल्फा बाई एन बना दूं? अब बताइए, अल्फा एन बना दूं तो क्या मास कंजर्वेशन लगा लूंगा? मास कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? टी इज इक्वल टू 0 बताना, टोटल मोल कितने हैं? 1 इंटू एम टी, और आफ्टर टाइम टी टोटल मोल कितने हैं? इनको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये हो गया टोटल मोल, इनटू मिक्सचर के एक मोल का मास। सॉल्व कर लो, इससे आपको मास कंजर्वेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप गुणा भाग करते हैं तो एमओ को इधर डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन इज इक्वल टू एम टी बाई एमओ। इसको फर्दर लिख लो, अल्फा कॉमन ले लो यहाँ से, तो बन जाएगा 1 प्लस अल्फा, अंदर आएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू एम टी बाई एमओ। 19 नंबर पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सॉल्व करूं तो ये बन गया, इसको उठा लेता हूँ इधर। वन उधर भेज दो, ये बन जाएगा एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ। अब 1 अपॉन एन माइनस 1 को उधर भेज दो, समय आ चुका है। जैसे उधर भेजोगे आंसर आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय एन माइनस 1 एम टी माइनस एमओ
अपॉन एमओ। ठीक है, अभी आ गया फॉर्मूला। अब ये वाला लोग पढ़ते नहीं ज्यादा, इस पे जिस दिन सवाल आ गया उस दिन फिर कहेंगे अरे ये वाला केस तो उसने कराया ही नहीं था। करें पॉलीमराइजेशन वाला तो केस कराया नहीं था, उसने तो डिसोसिएशन पढ़ा के छोड़ दिया था। अरे कुछ था ही नहीं, आपका दिमाग चलता तो चल क्या रहा है। सवाल तो यहीं खत्म हो गया था ना। देखो लॉजिकल आदमी के लिए सवाल तो यहीं खत्म हो गया ना। अगर मेरे पास लॉजिक है, मेरे को आप कोई भी रिएक्शन उठा के दे दीजिए, मैं मास कंजर्वेशन से यहीं से निपटा दूंगा। क्या क्या मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद रखूंगा? जिसके पास दिमाग चलता है तो क्या वो मास कंजर्वेशन लगा के बात को शांत कर देगा वहीं? एक बात। दूसरी बात अगर आप यहां तक पहुंच भी गए तो आपसे कहता है कि अगर मेरे को यही फॉर्मेट चाहिए और जल्दी चाहिए और मेरे को मास कंजर्वेशन भी नहीं आता, मेरे को मास कंजर्वेशन भी नहीं आता, कहते मेरे ये लगा भी नहीं पाता, मेरे को ये भी नहीं समझ में आता, चलो अब बताओ मैं बिल्कुल पैदल हूं, अब लगवाओगे मुझसे सवाल? कह रहे क्यों नहीं, बिल्कुल लगवाएंगे। इसको ऐसे लिख लो, देखो इसको सॉल्व करो, 1/n-1 तो ये बन जाएगा 1 - n/n, n ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा n अपॉन, देखो ये n ऊपर आ जाएगा तो नीचे बचेगा 1 - n, और यहां आ जाएगा देखो एम्प्टी, मैंने कहा ना सब लॉट मुझी में आते हैं। चेक करना जरा, मैंने आपसे कहा था ना, तो यूं ही नहीं कहा था। देखो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी वही है। मैंने कहा ना खेल वहीं खत्म होगा, कहीं से घूम के आओगे, मिलूंगा मैं ही आखिरी में आपको। अगले नंबर पर लिखिए 20 नंबर पे, ये 18 नहीं ये 20 है। 20 मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल टू लगाओ, हर सवाल में आप यही लगाओ। आप लौट के इतना घूम करके आ गए, मैं कहता हूँ यही हूं मैं, लो मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अब देखो बताना यहाँ पे रिएक्शन आप चेक करो, बताओ इस रिएक्शन के लिए n1 कौन है, n1 n, और डेल्टा एन जी कितना है 1 - n। देखो n1 कौन है n, और डेल्टा एन जी कितना 1 - n, लगा दो। n1 कितना 1, सॉरी n, और डेल्टा एन जी 1 - n, बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी, चेक कर लो। पीछे देखना जरा पलट के, सब लॉट मुझी में आते हैं। देखो यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी जाएंगे मैं ही मिलूंगा। ऐसे आएंगे तो भी वह आप मास कंजर्वेशन सीख के आएंगे तो भी मैं ही मिलूंगा। आप पूरा सॉल्व करके आएंगे तो भी अंत में मैं ही मिलूंगा। आप जल्दी कर लेते हैं तो भी मैं ही मिलूंगा। आप टाइम लगा करते हैं तो भी मैं ही मिलूंगा। आप कंसेप्ट से आते हैं तो भी मैं ही मिलूंगा। आप जे लगा के आते हैं तो भी मैं ही मिलूंगा। मैं ही आखिरी में यही खड़ा हुआ, आखिरी। ठीक है, तो बताइए दुनिया कोई भी सवाल आ जाए, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया। n1 देखो यहाँ पे n था ना अभी, और डेल्टा एन जी चेक कर लो 1 - n था, चेक कर लो 1 - n। एक और आपको बताता हूँ, कहते हैं मैं और एक तरीके से आऊं क्या, कहते हाँ आओ ना, क्यों नहीं, वाई नॉट। अब एक तरीका आपको और बता रहा हूँ, जरा देखना ये वाला तरीका, मौज आ गए तो तोड़ डालना जरा, मौज आ जाए तोड़ना, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, कह रहा हूँ डिसोसिएशन में देखना जरा, डिसोसिएशन में आंसर क्या आता है यहाँ पे, चेक करो ये वाला, और एसोसिएशन में आप जरा यहाँ चेक करना, ये वाला जरा चेक करना, डिसोसिएशन में ये वाला, एसोसिएशन में ये वाला। सुनना ध्यान से, डिसोसिएशन में जहां n लिखते हो, डिसोसिएशन में जहां n लिखते हो, बस n की जगह 1/n कर दो। जब एसोसिएशन आए तो इस n की जगह 1/n कर दो। देखो कि आप यहां पहुंच जाते हैं, n इज रिप्लेस्ड बाय 1/n, क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में यही तो अंतर होता है। डिसोसिएशन में एक चीज टूट के n चीजें बनती हैं, और एसोसिएशन में n चीजें जुड़ करके एक चीज बनती हैं। तो n की जगह एक ने ले ली, एक की जगह n ने ले ली, तो n की जगह 1/n ने ले ली, तो n की जगह बस 1/n कर दो। देखो यहाँ पहुंच गए, क्या डायरेक्ट, क्या यहाँ से कूदी मार के डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? देखो यहाँ से चलो और n की जगह बस 1/n कर दो, यहाँ से चलो, ऐसे चलते जाओ और आगे चलते जाओ, देखो डायरेक्ट यहाँ आगे, क्या मौज आ गई तो तोड़ डाली। रुकना नहीं चाहिए, मैंने कहा था ना कहीं से भी आएंगे मिलूंगा तो मैं ही। ठीक है कह रहा जंगल से आओ गाइस, एंजॉइंग द गेम। अब देखिए कुल मिला के मुद्दा ये, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना चाहता अभी तक, जितनी लॉजिकल बातें आप कह रहे हैं मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, मैं क्या करूं, बस ये लर्न बाय हार्ट, 3 टाइम्स मॉर्निंग 4 टाइम्स इवनिंग, चांद सितारों से भर दूंगा तेरा आंगन। ये लीजिए, बस आपको कुछ नहीं पढ़ना ना। इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, जितना पिछले आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ तक 20 नंबर 19, ये सब 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 ये सब पूरा
ये सब डेरिवेशन कुछ नहीं पढ़ना अगर आपको, तो आप तो बस ये पढ़ के चले जाओ, खेल देना। यहां से आपको कुछ नहीं पढ़ना ना, अगर मान लो इस स्लाइड से 4 नंबर स्लाइड से लेकर के 20 नंबर स्लाइड तक का अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना तो आप तो ये पढ़ के चले जाओ, आपके सारे सवाल लिख जाएंगे। ठीक है, बस आपको आना सब चाहिए, अंदर की बातें आपको सब आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये सवाल मैंने लगवा दिया था आपको, 12 नंबर लग चुका है पहले। एक ग्राफ वाला सवाल लग गया था वो, जिसमें m+n पूछा था, शुरुआत में करा दिया था मैंने, ग्राफ वाला एक सवाल है ना। एक 13 नंबर सवाल पढ़ो, 13 नंबर पढ़ो जल्दी से। अब 13 नंबर में आपको करा रहा हूं, सवाल सुन लीजिए ध्यान से। देखो इसमें क्या चल रहा है, H2 + I2। अब अगले टर्म पे आयनिक शुरू कर दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे 8 ml H2 है, 9 ml I2 है इनिशियली। ये 0 ml है, फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम पे 14 ml HI बन गया, तो ये 8 में से कुछ x ml जाएगा, तो ये 9 में से x ml जाएगा, तो ये 2x ml बन जाएगा। देखो इसका एक जाता है, इसका एक जाता है, तो इसके 2 बन जाते हैं। t = 0, t = d1, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, x की किसी ना किसी वैल्यू पे आएगा। तो आपको बताया कि ये बन गया 14 ml, देखो इक्विलिब्रियम पे, तो इसको 14 के बराबर कर दो, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 7, x को यहां पुट कर दो, 8 - 7 यानी कि 1 ml, यहां पुट कर दो 9 - 7 यानी कि 2 ml, इक्विलिब्रियम पे इनके वॉल्यूम निकला है, इसका 14 ml आई है। केसी निकालना था, सवाल पढ़ लीजिए। केसी निकालना तो क्या करेंगे, केसी इज इक्वल टू HI⁻2 अपॉन H2⁻1 I2⁻1, वैल्यू लगा दो इसकी, इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू 14 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 ml, देखो ml में लगा रहा हूं, ml में चेक करो, लिख भी देता हूं लोग, 14 ml स्क्वायर 1 ml पावर 1 2 ml पावर 1, सॉल्व करेंगे 14 × 14 अपॉन 2, ml कट गया, तो ये कटा इससे, तो ये बन गया 7, 14 7 98, ये केसी और ये आंसर। अब ये सवाल कितने लोगों को समझ में आ गया क्या किया है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया, तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जरा मेरे को भी समझाना। आपको समझ में आ गया तो मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को समझाना जरा। पहला सवाल, भाई आप समझदार हो गए अगर, तो मेरे को कुछ समझा दो। देखो क्या कहते हैं, ये बताओ एक रिएक्शन जो चल रही है, ये किसी एक वेसल में चल रही है क्या? यस भाई, ये रिएक्शन किसी वेसल के अंदर चल रही होगी, तो ये वेसल है मान लो ऐसी, ठीक। अच्छा वेसल आप बार बार खोल के देखेंगे नहीं, क्यों? वेसल अगर आप खोल के देखेंगे तो गैस भाग जाएगी, जब गैस भाग जाएगी तो केसी कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम ही नहीं रहेगा, तो वेसल खोल के नहीं देखनी है। अच्छा जो पिस्टन है वो स्लाइड हो सकता है, यस स्लाइड हो सकता है, क्यों स्लाइड होगा? तभी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखो 8 ml 9 ml 14 ml, फिर बदल गया वॉल्यूम, कुछ और हो गया यहाँ पे, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है चीजों का। अच्छा तो हो सकता है पिस्टन स्लाइड हो रहा हो। अच्छा फिर अब बताइए, या नहीं भी हो रहा हो, चेक करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे कंसेप्ट में आपने क्या कंसेप्ट लगा, इस पूरे सवाल में आपने क्या कंसेप्ट लगाया है? आपने कहा कि एक वेसल है ये, ठीक, जब मैं केसी निकालता हूं, अच्छा तो इक्विलिब्रियम पे तो वॉल्यूम फिक्स हो गया होगा ना, मतलब मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला है, तो इक्विलिब्रियम पे ये पिस्टन रुकेगा कि नहीं रुकेगा बताओ, ये इक्विलिब्रियम पे भी पिस्टन चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम आने में पिस्टन रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा, रुकेगा तभी तो आप एक कंसंट्रेशन निकालेंगे ना, तभी तो ग्राफ कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होगा। तो रुक गया, मान लो रुक गया, तो एक वॉल्यूम हो गया, मान लो 4 लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया, या कुछ हो गया, मान लो 10 लीटर हो गया वॉल्यूम। सपोज कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है इक्विलिब्रियम पे, तो बताइए अगर कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है तो एक सवाल उठता है, कंटेनर के अंदर 3 गैसेस हैं, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो बताओ गैस का वॉल्यूम क्या होता है, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, टाइप करना। आइडियल गैस मान के चलेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जो वेसल का वॉल्यूम होता है,
अच्छा, वेसल का वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है, तो फिर तो इन तीनों गैस का वॉल्यूम भी 10 लीटर होना चाहिए, तीनों का वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए, तो तीनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो यहाँ वॉल्यूम अलग अलग कैसे तीनों का? एक ही वेसल में इक्विलिब्रियम पे तीनों गैस का वॉल्यूम अलग अलग कैसे? तो आप कहेंगे कि ये इनके वॉल्यूम, ये जो इनके वॉल्यूम है वो इस वेसल के अंदर, ये इस वेसल के अंदर थोड़ी इसका वॉल्यूम मेजर किया गया है। ये बताना चाह रहा है कि इस वेसल के अंदर इन तीनों के मोल अलग अलग है, इक्विलिब्रियम पे इन तीनों के मोल अलग अलग होंगे, तो V प्रोपोर्शनल टू N चल रहा है। क्या चल रहा है? ध्यान दीजिए। तो ये जो आप बैठ के इनके ml लिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कैसे लिख रहे हैं समझना जरा। जैसे मान लो इस वेसल में इसके कुछ और मोल है, इसके कुछ और मोल है, इसके कुछ और मोल है, मोल तो अलग अलग हो सकते हैं ना, एक गिवन वेसल में इक्विलिब्रियम पे तीनों के मोल अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आप एसटीपी, मान लो एसटीपी जैसी कोई कंडीशन है, उसमें मान लो इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे एसटीपी पे, तो इसका आएगा 1 इंटू 22.4, इसका आएगा 2 इंटू 22.4, इसका आएगा 3 इंटू 22.4, तो तीनों के वॉल्यूम भी अलग अलग आएंगे, वो दे रखे हैं आपको। समझ पा रहे हैं? तो ये जो आप वॉल्यूम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? एक कंटेनर है, उसमें तीनों व्यक्तियों के मोल अलग अलग आएंगे, ये तो समझ में आती बात इक्विलिब्रियम पे। और जब मोल अलग अलग आएंगे तो एक पर्टिकुलर एसटीपी जैसी, एसटीपी नहीं मेरे को पता है, लेकिन एसटीपी जैसी कंडीशन पे वॉल्यूम भी अलग अलग आएंगे, तो वो आपको दे रखे हैं। बात समझ में आई? अब एक सवाल उठता है, और बताओ यहाँ पे तो लिखते हो तुम कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की जगह तुमने यहाँ पे वॉल्यूम लगा दिया। कंसंट्रेशन जबकि होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अबे कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और तुमने यहाँ लगा दिया वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लगा के चले आए। कह रहे ऐसा क्यों किया? तो कह दो समझा सकते हैं आपको कैसे क्यों किया, सुनना ध्यान से एक सेकंड। आप जरा ध्यान सुनिएगा मेरी बात कि ऐसा क्यों किया। कहेंगे कंसंट्रेशन ये होता है, केसी ये होता है। कह रहे हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्विलिब्रियम पे लगा दो, ठीक है। कह रहे फिर केसी ये भी होता है, इस सवाल में तो केसी ये भी है। क्यों ये भी क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब इसको खोल के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मोल्स ऑफ एच आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ एच आई, और वॉल्यूम ऑफ एच आई होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल। गैस का वॉल्यूम वही होता है जो वेसल का वॉल्यूम होता है। वेसल का वॉल्यूम क्या है हमको पता नहीं है, मैंने कहा था ना डेल्टा एन जी जीरो इस बार। और डेल्टा एन जी जीरो वाले केस में अगर वेसल का वॉल्यूम दिया नहीं तो मांगेंगे नहीं, और देगा तो इग्नोर कर देंगे। बताओ एच आई एच टू का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ एच टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल। कुछ होगा 10 लीटर 20 लीटर, मेरे को क्या पता, वॉल्यूम ऑफ वेसल दिया ही नहीं उसने। यहाँ लगाओगे मोल ऑफ आई टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब बताना वॉल्यूम ऑफ वेसल 2 हो 10 हो 20 हो, वो तो कट जाएगा। जब वो कटेगा तो बताओ यहाँ से क्या बचेगा? एन एच आई स्क्वायर एन एच टू एन आई टू। तो बताइए कहानी क्या यहाँ पहुंच जाएगी? इसका मतलब ये दोनों बातें एक ही है। कोई आपसे कहता है ऐसे केसी लिखो, या फिर इस सवाल के लिए ऐसे केसी लिखो, क्या कोई अंतर नहीं है? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वेसल कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि डेल्टा एन जीरो है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना है हमको पता भी नहीं है, लेकिन पता करने की जरूरत भी नहीं है। अगला सुनना जरा, क्या मैं कल को ऐसा भी लिख सकता हूँ केसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एच आई? यहाँ तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, करें ये क्यों लगा दिया? करें वी प्रोपोर्शनल टू एन चल रहा है। अब उसको आप समझाएंगे ऐसा इसलिए लगा दिया क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू एन चल रहा है। कहने क्यों? कहेंगे पी और टी फिक्स चल रहे होंगे। कहने क्यों? क्योंकि मानना पड़ेगा, तभी तो आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल में आपको पी और टी फिक्स मानना होगा, वी प्रोपोर्शनल टू एन मानना होगा। जैसे एसटीपी जैसी कोई कंडीशन मान लो, एसटीपी जैसी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो बताओ मोल ऑफ एच आई है। अच्छा आपको वॉल्यूम ऑफ एच आई लिखना मान लो एसटीपी पे, तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ एच आई मान लो एसटीपी, एग्जाम्पल के तौर पे एसटीपी, एग्जाम्पल के तौर पे एसटीपी मान लो। तो बताओ मोल ऑफ एच, वॉल्यूम ऑफ एच आई को क्या लिखोगे? मोल ऑफ एच आई जो भी होंगे उसमें 22.4 मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो आया होगा ना वॉल्यूम, और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। बताओ वॉल्यूम ऑफ एच टू क्या लिखोगे? मोल ऑफ एच टू इंटू 22.4, अगर एसटीपी होता। वॉल्यूम ऑफ आई टू क्या लिखोगे? मोल ऑफ आई टू इंटू 22.4। अब मेरे को बताना क्या 22.4 से 22.4 भी कट जाएगा? क्यों? क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है। तो ये सवाल आप कब लगा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, जब डेल्टा एन जी जीरो हो। डेल्टा एन जी जीरो अगर नहीं होता तो ये कहानी इतनी आसानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये नहीं कटता, फिर इस प्रकार का टर्म नहीं करता। तो बताओ यहाँ से क्या बचा? मोल ऑफ एच आई स्क्वायर, देखो, और यहाँ से क्या बचा? मोल ऑफ एच टू मोल ऑफ आई टू। इसका मतलब ये और ये सेम है, देखो, क्योंकि 22.4 कट जाता है, और ये सेम है, ये मैंने पहले प्रूव कर दिया। तो क्या ये तीनों सेम है इस सवाल के लिए? कितनों को बात समझ में आ गई? और वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है वो दिया नहीं है, और पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो कट जाएगा। और ऐसा सवाल तभी बनेगा जब डेल्टा एन जी क्या होगा? जीरो, तभी आपको ऐसा सवाल देगा वो। बात अगर समझ में आ गई तो तोड़ डालिए,
तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, या मोल भी लिख सकते हैं, और इस बार वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 22.4 जैसा टर्म भी कट जाएगा इस बार। भाई अगर एसटीपी नहीं होगा कोई और कंडीशन होगी ना, तो यहाँ 22.4 नहीं कुछ और आएगा, 22.6 आएगा, तो तीनों जगह वही आएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो मोल लिखो, यहाँ चाहो तो करस्पॉन्डिंग उनके वॉल्यूम लिखो, और वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या है इस सवाल में दिया भी नहीं और पूछा भी नहीं है, और में जरूरत भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, कहेंगे हमें क्या पता वॉल्यूम कितना है, वी लीटर होगा, 2, 5, 10 कुछ भी हो, हमें क्या पता, जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट क्लियर, बिल्कुल डन। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त होता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखिए आज बहुत कुछ कर लिया हमने, ये सब रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ली चैडलियर पढ़ के आइएगा जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भले ही ना पढ़ के आइएगा, लेकिन ली चैडलियर जरूर पढ़ के आइएगा। ली चैडलियर पूरा पढ़ के आएंगे। अगले टर्न पे शुरू होगा क्या, आयनिक। अगले टर्न पे आयनिक की पहली क्लास, प्रथम कक्षा। तो अगली क्लास आयनिक की फर्स्ट क्लास होगी, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, और फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके जो भी मित्र हो जिन्होंने बीच में आयनिक का इंतजार करते करते केमिकल की क्लास छोड़ दी, उनसे कह देना चाचा ली चैटलियर पढ़ के आना, ऐसे ना जाना मुंह उठा के। और दूसरी बात, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। और आयनिक में वैधानिक चेतावनी सुन लीजिए। आयनिक में अगर आपने केमिकल टाइप हाल कर दिया कि 2 क्लास छोड़ के तीसरी पढ़ूंगा, तो आयनिक समझ लीजिए एकदम क्राइम पेट्रोल टाइप होता है। अगर आपके 12-13 लेक्चर है मान लो, उसमें से बीच में एक भी छूट जाना, तो आगे वाले मत करिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो करिएगा तो पूरे करिएगा, नहीं तो एक भी मत करिएगा, आराम कर लीजिएगा उसके बजाय, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये क्राइम पेट्रोल सीरीज है, एकता कपूर के सीरियल की तरह नहीं है कि तुलसी का नया पति तीसरे एपिसोड में अचानक से आ जाएगा, आप यहीं शुरू कर लेंगे, है ना, कि जूते कलर वही रहता है उसका, चाहे कहीं शुरू करो। भैया ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्राइम पेट्रोल, पहला एपिसोड देखना पड़ेगा, तब पता कातिल कौन है ना। नहीं तो फिर कहेंगे आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल हैं। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा।